Hello friends, welcome to UPSC Wala. This is Sonia Ahuja and today we are going to talk about population and demographic dividend. Indian Economy book series का ये 24th chapter है. So let's get started. If you are thinking कि हम 22nd chapter से सीधे 24th पे कैसे आ गए, we did not miss a chapter. हमने दो छोटे छोटे chapter को combine कर दिया था, which was I think supply chain and tertiary sector. That's the reason why there is a little bit of gap. But syllabus अभी भी पूरा complete है, कोई lecture miss नहीं हुआ है, just एक combine हो गया था, इसलिए the series is a little messed up. इस चैप्टर में भी हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन लास्ट में, क्योंकि दैट वे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड देम बेटर, आंसर देम बेटर. और क्या पढ़ने वाले हैं? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की थ्योरीज होती है, वो समझेंगे कि क्या है ये और उसकी थ्योरीज क्या है. स्टेजेस कौन से होते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस के. इंडिया के पॉपुलेशन का क्या ट्रेंड है. रैपिड ग्रोथ पॉपुलेशन की क्यों होती है, क्या कॉजेज है. पॉपुलेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या रिश्ता है. क्या किया जा सकता है ताकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से बचा जा सके. क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं. क्या पॉलिसीज़ हैं पॉपुलेशन को लेकर जो गवर्नमेंट ने ली है, अभी तक बनाई है. मिसिंग वुमेन इन सेक्स कंपोजिशन. इंडिया में जो सेक्स रेशो है उसमें वेयर आर दीज मिसिंग वुमेन. क्या कॉज है फीमेल टू मेल रेशो का लो होने का. डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है और चैलेंजेस क्या हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड को लेकर. तो ये सब हम समझेंगे एंड फाइनली विल एंड विद सम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. व्हाट इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. द वर्ड डेमोग्राफिक का क्या मतलब होता है. हमने डेमोक्रेसी शब्द सुना है, उसका मतलब क्या होता है. डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ पीपल. तो डेमो रिप्रेजेंट्स पीपल. वही यहाँ पर भी डेमो इज पीपल ओनली, बट डेमोग्राफी इज बेसिकली पॉपुलेशन का डाटा, एक तरीके से ग्राफ के फॉर्म में उनकी क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी. ठीक है, मतलब कि कितने लोग हैं, कहाँ रहते हैं, वेदर दे आर यंग, ओल्ड, मेल, फीमेल, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, हेल्दी, अनहेल्दी एंड ऑल द अदर थिंग्स, राइट, ऑल द अदर क्वालिटीज दैट ह्यूमन बीइंग्स हैव. उसको जब हम एक पूरे देश की पॉपुलेशन को जब हम इस डाटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे डेमोग्राफिक कहा जाता है. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बेसिकली क्या है कि आइडिया ये है कि इकोनॉमिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी और पॉपुलेशन ग्रोथ दोनों इंटरलिंक्ड है. मतलब कि एक देश में कितना इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है और कितने इकोनॉमिक ग्रोथ की ज़रूरत है, उसका दायरा उसकी पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है. जितनी ज़्यादा उसकी पॉपुलेशन होगी उतना ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ की ज़रूरत होगी टू मेक सोसाइटी इक्वल. और जितना ज़्यादा लोग होंगे उतनी ही ज़्यादा हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, तो उतना ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा. सो बेसिकली पॉपुलेशन और इकोनॉमिक्स आपस में इंटरलिंक्ड है. किस तरीके से जो हम स्टडी करते हैं और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करते हैं, हमने बहुत सबसे पहली क्लास में पढ़ा था, याद है कि इकोनॉमिक्स क्या है. इट्स अ साइकिल जिसमें बेसिकली लोगों को क्या मिलती है, लाइवलीहुड. ठीक है, आजीविका से उनको मिलता है पैसा. इस पैसे से वो चीज़ें खरीदते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, जो उनको एक अच्छा जीवन देने के लिए ज़रूरी है. और इस सर्कल में क्या क्या चीज़ें घूमती है, मनी, गुड्स एंड सर्विसेज आर द वन विच गेट्स ट्रांसफर्ड. सो व्हाट इज देयर सेइंग कि जो इकोनॉमिक्स पढ़ने का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि किस तरीके से जो आपकी पॉपुलेशन है, डिपेंडिंग ऑन वॉट एवर द साइज इज, वो सबसे ऑप्टिमल, सबसे सही तरीका अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज़ करने का, कि जहाँ पे जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर वो चीज़ उस हिसाब से पहुँच जाए. ठीक है, आप जैसे सरकार है, हमने देखा था कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है पूरे देश भर से अनाज उठा के रखती है, राइट. अब उसको रखना काफ़ी नहीं है, इट नीड्स टू रीच पीपल, राइट. resources, money, electricity, power, everything that we have talked about so far must reach people. Only then there is going to be economic growth. तो उसे हम उसी के लिए हम डेमोग्राफिक पढ़ते हैं. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बेसिकली इसकी दो थ्योरीज है बेसिकली विच सेइंग कि क्या अफेक्ट पड़ता है पॉपुलेशन का इकोनॉमिक्स पर. इसकी दो थ्योरी है, माल्थियन थ्योरी एंड थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. माल्थियन थ्योरी इज गिवन बाय इंग्लिश इकोनॉमिस्ट कॉल्ड माल्थुस. और उसने बेसिकली ये बोला था, आई टेल यू व्हाट ही सेड बेसिकली, कि जो रिसोर्सेज है वो ग्रो करते हैं, पता है कैसे, 1 2 3 4 5 6 अर्थमेटिक. ठीक है, बढ़ते जाते, एक हुआ, दो, कोई भी रिसोर्सेज है उसका इस्तेमाल या किसी भी तरीके से ऐसे बढ़ता है. बट जो पॉपुलेशन है ना वो एक्सपोनेंशियली बढ़ती है. मतलब 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32,
ऐसे बढ़ती है पॉपुलेशन, और जो रिसोर्सेज है वो ऐसे बढ़ते हैं। इसका ये मतलब है, व्हाट ही बेसिकली सेड कि अगर आप चाहते हो कि एक देश में प्रॉस्पेरिटी रहे, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, माल्थुसियन थ्योरी, कि एक आप चाहते हो कि एक देश में प्रॉस्पेरिटी रहे तो आपको पॉपुलेशन कंट्रोल करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करोगे तो यू विल ऑलवेज बी इन दैट पोजीशन जहां आपके रिसोर्सेज हमेशा कम रहेंगे एज कंपेयर टू योर पॉपुलेशन, एंड देन दिस विल कॉज गरीबी एंड भूखमरी। ओके, सो अगर आप पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करते हो, योर इकोनॉमी विल नॉट प्रॉस्पर। ये माल्थियन थ्योरी है, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू, सो दिस इज माल्थियन थ्योरी गिवन बाय economists from England. Now we are going to talk about this one, second one. This is the much more accepted one. ये वाली theories के बहुत सारा criticism है because ये कई सारी दूसरी चीज़ों को ध्यान नहीं देता. So we are just going to focus on this because this is the theory which is most accepted around the world. Okay, इस theory के हिसाब से population growth is linked to overall levels of economic development. ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? वो बोल रहा है कि पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ, यहाँ पे बोल रहा है कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ पे आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। और दैट एवरी सोसाइटी इज अ टिपिकल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट रिलेटेड पॉपुलेशन। मतलब वो कह रहे हैं कि सिर्फ पॉपुलेशन का इकोनॉमी पे असर नहीं पड़ता, इकोनॉमी ग्रोथ का भी पॉपुलेशन पे असर पड़ता है, और दोनों एक सेम पैटर्न में बढ़ते हैं। जैसे जैसे इकोनॉमी चेंज होती जाती है, जैसे जैसे इकोनॉमी में ग्रोथ होती जाती है, एक पैटर्न है जो पॉपुलेशन फॉलो करती है, वो पैटर्न हम समझेंगे। सो जब ये थ्योरी दी गई थी तब जो मॉडल था, इसे DTM मॉडल बोलते हैं, डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन मॉडल। जब ये थ्योरी इनिशियली दी गई थी ना, तब इसमें सिर्फ 3 स्टेजेस थी। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज अ ओल्ड थ्योरी। अब नए इकोनॉमिस्ट ने इसको थोड़ा और मॉडर्नाइज कर दिया है कॉन्सेप्ट को, बट पुराने जब भी आप किसी बुक में पढ़ेंगे और उसमें सिर्फ 3 स्टेजेस दी हुई है इसकी, तो आपको ये याद रखना है कि स्टेज 1 इज स्टेज 1 ओल्ड थ्योरी के हिसाब से, स्टेज 2 एंड 3 कंबाइन होकर स्टेज 2 बनता है, और स्टेज 4 जो है मॉडर्न थ्योरी वो स्टेज 3 है टेक्निकली, और स्टेज 5 एग्जिस्ट नहीं करती है। ये पुरानी थ्योरी में, मतलब जब थ्योरी लिखी गई थी तब जब उसको रिप्रेजेंट किया जाता था, देयर वर ओनली 3 स्टेजेस, बट अब मॉडर्न टाइम में इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए हमने उसको 5 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। द मेन क्वेश्चन दैट इज बीइंग आंसर्ड इस ग्राफ में वो ये है कि कैसे एक इकोनॉमी एग्रीकल्चर से मॉडर्नाइजेशन की तरफ जब बढ़ती है तो उनकी डेथ रेट, बर्थ रेट और पॉपुलेशन में किस तरीके का बदलाव आता है, हाउ डज इट चेंजेस एंड व्हाट डज इट मीन एंड व्हाई डज इट चेंज, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। बर्थ रेट और डेथ रेट जो है वो पर 1000 बर्थ रेट और डेथ रेट पर ईयर इसके हिसाब से है, ठीक है, कि मीन्स इफ इट सेज 40 मीन्स 40 आउट ऑफ 1000, ओके। पॉपुलेशन, अब क्या हम समझेंगे कि कौन सी है फर्स्ट स्टेजेस। सबसे पहली स्टेज जो होती है वो होती है एग्रीकल्चर स्टेज, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली पूरी सोसाइटी जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। सेकंड स्टेज जो होती है, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू होता है, तो इसे इंडस्ट्रियलाइजेशन का फर्स्ट स्टेज कहा जाता है, फर्स्ट फेज, जहाँ पे बस इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हुआ है। दिस इज जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने पीक पे पहुंच चुका है। दिस इज जब इकोनॉमी कंप्लीटली इंडस्ट्रियलाइज हो चुकी है। नाउ दिस इज व्हेन अ economy is already industrialized, and this is post industrial, which is the most modern form, ठीक है। ये 5 स्टेजेस हैं और इसमें हम देखेंगे कि पॉपुलेशन किस तरीके से बढ़ती है। नाउ व्हाट डज द डाटा सजेस्ट। अच्छा, इसमें अजम्पशन देखो 2 हैं। एक अजम्पशन है कि ये वेस्टर्न थ्योरी है, मतलब कि दिस थ्योरी हैज बीन मेड बाय एंड फॉर वेस्टर्न कंट्रीज बाय वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट, तो थोड़ा सा बायस होता है उसमें। कोई भी थ्योरी अगर फॉर वेस्टर्नर्स लिखते हैं ना तो वो अपना डाटा यूज करते हैं, तो कई बार ये थ्योरी एज इट इज अफ्रीका, साउथ अमेरिका या फिर एशिया में अप्लाई नहीं होती है, कभी कभी ट्विस्ट होते हैं क्योंकि ये कंट्रीज थोड़ी अलग है। तो एक तो वो चीज़ है। दूसरा, ये सिर्फ डेथ रेट और बर्थ रेट की बात कर रहा है, देयर आर अदर रीजंस वाई पॉपुलेशन में चेंज, ठीक है। पैदा कितने बच्चे हो रहे हैं और लोग कितने मर रहे हैं, सिर्फ ये चीज़ नहीं है डिसाइड करती कि एक देश की पॉपुलेशन कितनी होगी। कई बार वॉर, फेमाइन, इवन माइग्रेशन भी होता है जिसके कारण सडनली पॉपुलेशन में चेंज आ सकता है। तो दिस इज लाइक मोस्ट आइडियल। मान लो कि कोई भी किसी भी तरीके की वॉर नहीं है, किसी भी तरीके का माइग्रेशन नहीं है, इन सबको मान के चलेंगे तो ये फॉलो होता है, ठीक है। सो द फर्स्ट स्टेज इज एग्रीगेरियन, ठीक है। ये हाई स्टेशनरी स्टेट कहा जाता है। इसमें क्या हो रहा है, बर्थ रेट बहुत हाई है, लोग बहुत बच्चे पैदा कर रहे हैं, लेकिन डेथ रेट भी बहुत हाई है। अब डेथ रेट में 2 होते हैं, नॉट ओनली
children who have died during birth, but also how many people in general are dying. क्योंकि this is the time जब ज़्यादा मेडिकल हेल्प नहीं थी, ठीक है, इतनी मॉडर्न मेडिकल हेल्प नहीं थी, इतनी सारी चीज़ें जो हमारे पास हैं आज, जैसे ट्रैवल करने के लिए गाड़ी, क्लीन वाटर, ये सब नहीं था, इसलिए बर्थ रेट भी ज़्यादा थे, डेथ रेट भी ज़्यादा थे, ठीक है. तो इसलिए पॉपुलेशन जो थी वो बहुत लो थी, मेंटेन थी, ठीक है. यू कैन सी इट स्ट्रेट, यू कैन ओनली सी इन द एंड इट्स स्टार्टिंग टू इंक्रीज. ना जब ये सेकेंड स्टेज है, इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर अर्ली एक्सपांशन भी कहा जाता है. दिस बेसिकली आज के समय कोई भी सोसाइटी कंप्लीटली एग्रीगेरियन नहीं है. इन मॉडर्न टाइम्स देर इज नॉट अ सिंगल, मे बी लाइक सेंटली आइलैंड. Other than that, there is no society, no country in the world right now who is completely agrarian. क्योंकि ये सोसाइटी मतलब यहाँ पे कोई भी मॉडर्न मेडिसिन या इंडस्ट्रीज या कुछ नहीं पहुँचा, सब कुछ हाथ से होता है, जैसा 200-300 साल पहले होता था इस देश में. दिस इज व्हेन इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो जो इंग्लैंड था, याद है आपको, इंग्लैंड ने जब नया नया इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू किया था आफ्टर रिवॉल्यूशन, रेनेसा, वो ये स्टेज है. यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि सडनली इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो इसलिए लोगों को अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलने लग गई, उनको अच्छी सिक्योरिटी मिलने लग गई ऑफ वर्क, खाना मिलने लग गया, क्योंकि फैक्ट्रीज में वो काम करते थे, उनको वेज मिलती थी, वेज से दे वर एबल टू फीड. तो इससे क्या होता था कि कई सारे जो बच्चे हैं जो मर जाते थे बिकॉज दे डिडंट हैव इनफ फूड, देयर मदर डिडंट हैव इनफ फूड व्हाइल दे वर प्रेग्नेंट. वो सब प्रॉब्लम्स चली जाती है. इसलिए आप देख रहे हो कि एक डिक्लाइन आ रहा है डेथ रेट में, कम लोग मर रहे हैं बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. और लेकिन बर्थ रेट सेम है, क्योंकि बर्थ रेट सेम है और डेथ रेट डिक्लाइन हो रहा है, इसलिए पॉपुलेशन बढ़ रही है. सो यू सी सडन इंक्रीज इन पॉपुलेशन. नाउ व्हाट हैपेंस इन द थर्ड स्टेज, दिस इज लेट एक्सपांडिंग. लेट एक्सपांडिंग ऐसा पीरियड है इंडस्ट्रियलाइजेशन का जहां पर पुरानी सोसाइटी से नई सोसाइटी आ चुकी है, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हुआ था, राइट. तो दिस इज जस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ इट, तो पीपल वर स्टिल गेटिंग यूज्ड टू इट. दिस इज द टाइम व्हेन पीपल हैव ट्रूली इमर्स देमसेल्फ इनटू अ इंडस्ट्रियल लिविंग. ऐसे में क्या होता है ना, पुराने ज़माने में जब लोग लेबर का काम ज़्यादा, लेबर हैवी काम करते थे, एग्रीकेरियन काम करते थे, तो जितने ज़्यादा बच्चे उतना ज़्यादा अच्छा, मीन्स उतने ज़्यादा लेबर टू वर्क, दैट मीन्स मोर मनी. बट जब वो यहाँ आ गए ना थर्ड स्टेज पे, दैट्स व्हेन पीपल रियलाइज कि वी जस्ट वांट टू फोकस ऑन लेस नंबर, क्योंकि अब नंबर ऑफ किड्स डाइंग इज ऑल्सो रिड्यूस. पहले होता था कि जैसे मेरे परदादा, ही मैरिड 3 times, once married, wife died, married again, wife died, married again, which is weird because एक बार में समझ में आ जाना चाहिए that maybe you shouldn't marry a young woman and make her pregnant when she dies of giving birth, like, but clearly he didn't understand that. So then he had like some 18 kids. Then my grandfather, he moved to India after partition, before partition actually, during partition, and he had 8 kids. And now 8 of his kids, like my father, had 3 kids. And then now my brother has 1 kid, right? So you're seeing कि क्योंकि it's easier to raise, अब बच्चों को रेज करना is become expensive. छोटी फैमिलीज में ज़्यादा अच्छे से ध्यान दिया जा सकता है, लेस नंबर ऑफ किड्स आर डाइंग, इसीलिए दे डोंट हैव टू गिव बर्थ टू एज मेनी. पहले वो 18 बच्चे पैदा करते थे, 20 बच्चे, तो जाके 10 बचते थे, क्योंकि मोर्टेलिटी रेट था 50%, 40%, राइट. तो इसीलिए वील सी कि जैसे जैसे हम फाइन थोड़ी मॉडर्नाइजेशन होता था, इंडस्ट्रियलाइजेशन में आते हैं, तो बर्थ रेट जो है वो कम होने लग जाता है. अब बर्थ रेट कम हो रहा है, डेथ रेट जो है, क्योंकि अब दिस इज वेयर यू हैव रीच द पीक ऑफ योर मेडिकल अंडरस्टैंडिंग. यहाँ पे आप उस जगह पे पहुंच गए हो जहाँ मैक्सिमम जितने लोगों को आप बचा सकते हो आप बचा रहे हो. क्योंकि देखो, एट द एंड ऑफ द डे, अदर देन डेथ एट बर्थ एंड अदर देन डेथ एट ओल्ड एज, एक लिमिट होती है जब तक आप लोगों को बचा सकते हो, उसके बाद पीपल विल डाई. ओके, सम पीपल विल डाई बिकॉज देयर आर एक्सीडेंट्स, देयर आर अदर थिंग्स हैपनिंग, राइट. सो यहाँ पे एक बोल रहे हो आपकी डेथ रेट जो है वो एक स्टेशनरी पॉइंट पे आ गया है कि मेडिसिन ने उसे यहाँ से यहाँ ला दिया है मॉडर्न मेडिसिन में, बट दिस इज वेयर इट्स स्टेबल. दिस अमाउंट ऑफ पीपल विल डाई इन अ जनरल पॉपुलेशन. तो डेथ रेट यहाँ पे आके स्टेबल हो गया है, पॉपुलेशन का बर्थ रेट जो है गिरने लग गया. तो अब देखोगे जिस स्पीड से पॉपुलेशन यहाँ बढ़ रही थी उस स्पीड से यहाँ नहीं बढ़ रही, बिकॉज death rate has stabilized but birth rate is falling, so population is still increasing but not like in stage 2. Third stage is where basically the birth rate falls suddenly and comes very near to the death rate. Now here you can see again birth rate बहुत गिर गया है, death rate अपने lowest पे आ चुका है, population बढ़ रही है but बहुत significant, बहुत insignificant, कि increase तो है
बट इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं है. एंड फाइनली इन द लास्ट स्टेज birth rate it falls under the death rate, means more people are dying than people are being born, and here you see slow decline. मेन टोटल पॉपुलेशन में एक स्लो डिक्लाइन होने लग गया है. तो ये 5 स्टेजेस हैं. अगर आप ये थ्योरी को बुक में पढ़ते हो कभी और वहां पे 3 स्टेजेस हैं, तो यूजुअली दे गो एग्रीगेरियन, एक्सपांशनिस्ट, इंडस्ट्रियलाइज्ड. यूजुअली मॉडर्न अभी अभी लेटेस्ट ऐड किया गया है, यही 3 स्टेजेस होती है. ओके अब इससे हमें समझ में क्या आया, थोड़ा सा आगे जाके समझते हुआ क्या. बेसिकली एग्रीगेरियन स्टेज जो होती है उसमें क्योंकि हाई बर्थ रेट है और हाई डेथ रेट है, इसलिए स्लो और स्टेबल इंक्रीज है पॉपुलेशन में. बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं हो रही है, बहुत थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही हाई है. इसे हम बोलते हैं इट्स अ स्लो पॉपुलेशन इंक्रीज. ठीक है. अब इंडस्ट्रियलाइजेशन जब शुरू होता है, विच वी कॉल एज अर्ली एक्सपांशन, अब इसमें बर्थ रेट तो हाई ही है लेकिन डेथ रेट फॉल करने लग गया, हेंस पॉपुलेशन एकदम से बढ़ने लग गई. देन कम्स लेट एक्सपांशन, जिसमें बर्थ रेट डिक्लाइन हो रहा है और डेथ रेट भी डिक्लाइन हो रहा है, तो पॉपुलेशन की ग्रोथ एकदम स्लो हो जाती है. इंडस्ट्रियलाइज, अब ये वो टाइम है जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, यहां पर डेथ रेट और बर्थ रेट ऑलमोस्ट सेम जगह पर है, तो इसके कारण एक स्टेबल या फिर फॉलिंग पॉपुलेशन होती है. ठीक है. और फाइनली मॉडर्न, दिस इज वेयर बर्थ रेट भी फॉल कर रहा है और डेथ रेट स्टेबल है, इसके कारण स्लो पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखा जा रहा है. इस तरीके की कोई एग्रीगेरियन सोसाइटी मॉडर्न टाइम्स में एग्जिस्ट नहीं करती है. जो अर्ली यूरोपियन इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो इस स्टेज में था. जितनी भी सब सहारन कंट्रीज हैं वो यहाँ पे हैं लेट एक्सपांशन में. जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं दे आर इन दिस स्टेज, इंक्लूडिंग इंडिया बाय द वे. ओके कि देयर इज बर्थ रेट जो है ऑलमोस्ट डेथ रेट के बराबर आ चुका है और एक स्टेबल पॉपुलेशन है या फिर फॉल कर रही है. इंडिया इज समवेयर एक्चुअली हियर, नॉट एग्जैक्टली हियर बट समवेयर इन मिडिल ऑफ दिस. एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ जापान. जापान एक ऐसी सोसाइटी है जहां पर डेथ रेट जो है वो स्टेबल है लेकिन बर्थ रेट इतना गिर गया है कि पॉपुलेशन कम होती जा रही है. सो नाउ एवरी ईयर जापान इज हैविंग लेस एंड लेस पॉपुलेशन. जहां कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश वी आर सफरिंग बिकॉज देयर पॉपुलेशन इतनी बूम में बढ़ती जा रही है, जापान ऐसी कंट्री है जो नीचे जा रहा है, वहाँ पॉपुलेशन कम होती जा रही है. एंड दैट इज कॉजिंग जापान टू लूज इट्स इकोनॉमिक स्टेज. सो एक तरीके से यू कैन ऑल्सो से कि इट्स लाइक दिस, कि अगर आपके पास पॉपुलेशन बहुत कम है तो इतना इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं होगी. जब पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाती है तो यहाँ पे आपको बहुत प्रॉफिट होगा क्योंकि आपके पास बहुत पॉपुलेशन है. लेकिन अगर आपकी पॉपुलेशन फिर से घटने लग जाती है या फिर एजिंग हो जाती है, एजिंग पॉपुलेशन, सो देन यू विल लूज योर इकोनॉमिक ग्रोथ. तो दिस इज बेसिकली द एग्रीगेरियन सोसाइटी. दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ अस आर राइट नाउ, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, इसलिए हमारे पास बहुत ज़्यादा लेबर भी है और बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स भी हैं, इसलिए वी आर एट द पीक ऑफ इकोनॉमिक growth. But then as the population declines we will be where Japan is, जहाँ पे उन्हें अब सोचना पड़ रहा है कि वो कैसे अपने इकोनॉमी को मेंटेन करके रखा, क्योंकि जापान आज से 10 साल पहले बहुत स्ट्रॉन्ग था बट राइट नाउ इट्स लूजिंग बिकॉज जापान डिड नॉट ओपन इट्स इकोनॉमी एंड इट्स डेमोग्राफी. जैसे इंडिया में या फिर अमेरिका में आप देखो बाहर से लोग आके सेटल हो गए हैं, बट जापान ना एक बहुत क्लोज्ड सोसाइटी है, तो वहाँ पे दे डोंट प्रेफर टू मिंगल दैट मच. एंड नाउ दैट दे हैव रीच दिस पॉइंट जहाँ उनकी पॉपुलेशन ड्विंडल होने लग गई है, तो अब वो उनकी जो इकोनॉमिक पावर एक समय पे हुआ करता था वो अब नहीं है. सो पॉपुलेशन इज बेसिकली 2 साइड की धार है, बहुत ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम है, बहुत कम है तो भी प्रॉब्लम है. मूविंग ऑन. सो यू कैन पॉज हियर एंड रीड. जो मैंने अभी तक समझा है वही सब यहाँ पे टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि पॉपुलेशन साइकिल क्या होते हैं, फेजेस क्या होते हैं. यहाँ पे 3 फेजेस दिए गए हैं बिकॉज दिस इज अकॉर्डिंग टू द ओल्ड वन. स्टेज 1 है हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, 0 पॉपुलेशन ग्रोथ. स्टेज 2 विच इज हमारा स्टेज 2 and 3, लो डेथ रेट, हाई बर्थ रेट, इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ होती है. एंड फाइनली लो डेथ रेट, लो बर्थ रेट और इसके बाद पॉपुलेशन कम होना चालू करती है. सो दीज आर द 3 stages of demographic transition. You can pause and read about each in detail. कौन सी कंट्रीज होती है, जैसे ये यूजुअली जो है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज होती है, यहाँ पे ये एग्रीरियन सोसाइटीज़ होती है. एग्जाम्पल है पुअर लिविंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, लोगों के पास इनफ खाने को नहीं होता है, हाउसिंग सब स्टैंडर्ड्स होती है. इंडिया जो था वो इस स्टेज में था कब, 1920s में.
सेकेंड स्टेज इट्स बेसिकली यहाँ पे बहुत लिविंग स्टैंडर्ड में इंक्रीज आता है, गवर्नमेंट जो है बीमारियाँ कंट्रोल कर लेती है, लेकिन फिर भी लोग प्रेफर करते हैं लार्ज फैमिलीज, और वुमेन का स्टेटस सोसाइटी में बहुत ख़राब होता है, सिग्निफिकेंट पॉवर्टी रेट्स होते हैं, इवन दो इकोनॉमी बढ़ रही है लेकिन पॉवर्टी अभी भी होती है, और कई सारी एशियन और साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ जो है वो इस वक्त 2 स्टेज में है। ये यूजुअली इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे और यूथ होते हैं, लाइक पॉपुलेशन में ज़्यादातर, क्योंकि अभी वी हैव जस्ट सीन अ बूम, राइट, वी आर सीइंग अ बूम इन पॉपुलेशन, तो इसलिए द मोर पीपल आर यंग एंड आर चिल्ड्रन देन एज कम्पेयर टू older people in the population. And the third and the final stage is basically जहाँ पर लो डेथ रेट है, लो बर्थ रेट है। इसके कारण क्या होता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत बढ़िया हो जाती है, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो जाता है, एजुकेशन अच्छी हो जाती है, बेसिक नीड्स लोगों की मीट करती है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, लोग छोटी फैमिलीज प्रेफर करने लगते हैं, इंक्रीज्ड वुमेन्स इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, यहाँ पे आके फीमेल इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है, क्योंकि अब तक की सोसाइटीज़ में वुमेन वर सॉर्ट ऑफ linked with birth giving, right? उनको घर देखना है and they are supposed to give birth because that was such an important aspect of life, right? But now that they are not giving birth as much time, they are also participating in economic activities and they have better education generally also, and women also. Western Europe और North America वगैरह जो है वो इस स्टेज में है। Japan has crossed this stage, तो काफ़ी टाइम तक जापान भी इसी स्टेज में था, थर्ड में, but we are seeing a complete different सिचुएशन हैपनिंग, इसीलिए हमको एक 5th स्टेज ऐड करनी पड़ी इस थ्योरी में। एंड पॉपुलेशन इसमें एजिंग है, मतलब पॉपुलेशन अब क्या ज़्यादा, अब देखो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विथ हैविंग वेरी यंग एंड एजिंग पॉपुलेशन, क्योंकि ये लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब एक बच्चा है तो वो बच्चा है, पढ़ाई करेगा 14 साल की उम्र तक, टेक्निकली उसको करना चाहिए, खैर हमारे यहाँ तो चाइल्ड लेबर नाम की भी चीज़ है, और यूजुअली 60-70 के बाद लोग रिटायर हो जाते, दे डोंट हैव द एबिलिटी टू वर्क। तो जो पॉपुलेशन काम करती है दैट्स बिटवीन 18 to 64, राइट? सो अगर किसी भी पॉपुलेशन में बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत सारे एजिंग पॉपुलेशन है और काम करने वाले लोग बहुत कम हैं, तो उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगी। इंडिया में इस वक्त आपके बच्चे भी हैं खूब सारे, देयर इज good amount of old people also, but a huge 50% of Indian population falls under 15 to 65. So that basically gives us that we have the most human resources, क्योंकि सारी population human resource नहीं होती है, सिर्फ वही human resource होती है जो particular age group में हो और काम कर सकते हो। Okay, so this is basically again the graph that depicts, and you can basically understand कि countries जो है कहाँ जाने वाली, जैसे for example जापान है, अभी यहाँ पर population 30% of the Japanese population is old, means they can't work, और ये 2050 में आते आते 40% तक पहुँच जाएगी, 37, and basically all countries have this understanding कि अगले 10 सालों में 20 सालों में उनकी population के साथ क्या होने वाला है। Okay, so मूविंग ऑन, इंडिया में क्या ट्रेंड्स हैं पॉपुलेशन के, उसके बारे में बात करते हैं। इंडिया में इवन दो हमारा प्लैनेट पे, हमारा धरती जो इंडिया का लैंड है वो सिर्फ 2.4% है, लेकिन 17% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रहती है इस 2.4 लैंड पर। ठीक है, लैंड बहुत कम है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इंडिया इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेशन, सरपासिंग द कॉम्बाइंड, मतलब यूएस, ब्राज़ील, बांग्लादेश, जापान और इंडोनेशिया की पॉपुलेशन को कंबाइन कर दो तो उससे ज़्यादा है इंडिया की पॉपुलेशन। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड राइट नाउ। इट जस्ट सरपास्ड चाइना लास्ट ईयर। 2022 में शायद ऑलमोस्ट या 23 के बीच में इंडिया ने चाइना को सरपास किया है इन पॉपुलेशन। सेंसस का कहना है कि हम जो है लेटर 2 स्टेज में हैं, मतलब कि पुराने वाले थ्योरी के हिसाब से लेटर सेकंड स्टेज, बट नई वाली थ्योरी के हिसाब से वी आर इन द 3rd स्टेज, नॉट इन द 4th स्टेज। वी आर नॉट डेवलप्ड, वी आर स्टिल अंडर डेवलप्ड, बिकॉज इवन दो ग्रोथ जीडीपी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो एक्यूट पॉवर्टी है वो अभी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज कम है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। सो दिस इज़ बेसिकली अकॉर्डिंग टू दिस डाटा फ्रॉम वेयर इज़ इट, फ्रॉम 2023 का डाटा है ये। सो इंडिया इज़ समवेयर here. This is where India exists right now. We have huge population, so we huge resources, but at the same time we also have a lot of other problems. Now let's see some data. Birth rate per 1000 people कम हुआ है 1951 से 2020 के बीच में 39.9 से 18.2। डेथ रेट पर 1000 पीपल भी काफ़ी कम हुआ है, फ्रॉम 1951 जिसमें 27.4 था टू 2020 विच इज़ 7.3।
But at the same time, population has expanded. 1951 में it was 36 crore and now we have 138 crore in 2022. And you can see the density. Density is basically people by कितना land है per square kilometer. ठीक है, और क्योंकि लैंड तो चेंज नहीं होता है ज़्यादातर कंट्रीज में अनलेस यू आर लाइक रशिया और चाइना और यूएस फॉर दैट मैटर. इंडिया इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ कंट्री जो दूसरों के लैंड पे ऐसे थोड़ा थोड़ा लेती जाती है. वी डोंट डू दैट. सो हमारा लैंड ज़्यादातर 1947 से अब तक उतना ही रहा है लगभग. तो डेंसिटी बेसिकली मीन्स कि कितने लोग रह रहे हैं पर स्क्वायर मीटर में. तो 1951 में इट वॉज 117 एंड नाउ इट इज़ रीच टू 464. मीन्स वी आर बिकमिंग वेरी डेंस. बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बहुत कम लैंड पर रह रही है. सिमिलरली ये डाटा आपको बता रहा है कि देखो इंडिया में लोग एज वाइज कितने हैं. तो द पिंक वन यू सी दिस इज ओल्ड पीपल 65 प्लस. द येलो वन दैट यू आर सीइंग दीज आर यंग चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 0 to 20 एंड 21 से 64 दिस इज द एज वेयर वी हैव मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन 51. अब इवेंचुअली क्या होगा, यू सी फ्रॉम हियर दिस इज 1950 में हमारे पास बच्चे बहुत ज़्यादा थे और you know we had young people a lot, there were not a lot of old people, but today we have reached here and you can see a decline. अब क्या होगा पता है, ये ग्रुप बढ़ता जाएगा, ये ग्रुप और छोटा होता जाएगा and this will remain almost same or more. ठीक है, ये भी आगे बढ़ता जाएगा, थोड़ा सा कम होगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कम होगा, ये तो और कम हो जाएगा and to the point we'll reach and this will keep increasing the old population. This is what we are expecting in the future. यहाँ पे देखोगे कि डिकेड वाइज हर डिकेड में हर 10 साल में कितना पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है. तो 1961 से 67 के बीच में 21, 24 यहाँ पे बढ़ा, ये पीक था हमारा. 1970-80 का जो दशक था उसमें हमारा पीक था. उसके बाद से वी आर सीइंग डिक्लाइन वेयर 2031 तक वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाके, ग्रोथ अभी भी होगी पर स्लो ग्रोथ होगी. जितने ज़्यादा तेज़ी से इस ड्यूरेशन में लोग बढ़ रहे थे पॉपुलेशन, उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगी. सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया. इंडिया में इतना पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों हुई है? तो यूजुअली किसी भी देश में अगर पॉपुलेशन ग्रोथ होती है तो उसके 3 मेन फैक्टर्स होते हैं. अगर उनका बर्थ रेट हाई हो, डेथ रेट लो हो और बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन हो. इमिग्रेशन नॉट माइग्रेशन विद इन द बॉर्डर, क्योंकि एक इंसान पंजाब में रहे या तमिलनाडु में रहे वो होगा तो यू नो इट्स स्टिल पार्ट ऑफ द सेम पॉपुलेशन. बट जो बाहर से आते हैं या जाते हैं, इंडिया के लोग बाहर चले जाते हैं, बाहर से लोग इंडिया में आते हैं, उसका ज़रूर इम्पैक्ट पड़ता है पॉपुलेशन पे. इंडिया के केस में द रीज़न वाई वी हैव हाई पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ बिकॉज हमारे यहाँ बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है और डेथ रेट बहुत कम है. ठीक है, रीज़न वाई वी हैव हाई बर्थ रेट इज़ बिकॉज हमारी आज भी ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है. और एग्रीकल्चर फैमिलीज जो होती हैं ना, बिकॉज इंडिया में इतना इंसेंटिवाइज्ड नहीं है एग्रीकल्चर, इतना अच्छा वहाँ पे सिचुएशन नहीं है, इसलिए गरीबी ज़्यादा है. और जब भी किसी देश में गरीबी ज़्यादा होती है ना, तो गरीबी इन हैंड इंसेंटिवाइजेज यू टू हैव मोर चिल्ड्रन. ठीक है, क्योंकि एक कारण ये होता है कि उनको ऐसा लगता है ज़्यादा बच्चे मतलब ज़्यादा हाथ कमाने वाले. ठीक है, और दूसरा कारण ये होता है कि दे डोंट नो हाउ टू कंट्रोल द बर्थ, दे डोंट डू फैमिली प्लानिंग, दे मैरी यंग. सो all the other social reasons that comes with having poverty. So सिर्फ ऐसा नहीं है कि गरीब है तो ही इस ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, गरीबी के साथ में और भी चीज़ें आती है जिसके कारण then there are more kids. So क्योंकि इंडिया की ज़्यादातर पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर एरिया में रहती है और वो इतना अच्छा नहीं है इंडिया में, that has caused a lot of population growth, and this includes early marriages, religious beliefs, lack of education and labor status of women contribute to high birth. ठीक है, ये सारे reasons plus poverty and plus the fact that India is agriculture country has all contributed to the fact that India में बहुत रैपिड ग्रोथ हुई है. अब डेथ रेट की कम होने के कॉजेज़ क्या है कि जितनी भी इस तरीके की स्मॉल पॉक्स वाली डिजीजेज है, ये सब एराडिकेट कर ली गई है. मलेरिया और ट्यूबरकुलोसिस का जो एपिडेमिक था एक टाइम पर इंडिया में, उसको कंट्रोल कर लिया गया है. कई सारी जगहों पे अब क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है, सैनिटेशन हाइजीन प्रैक्टिसेस अब आ चुकी है. गवर्नमेंट ने अवेयरनेस प्रोग्राम्स बनाए हैं डिजीजेस के लिए, पोलियो 2 बूंद जिंदगी की एंड ऑल ऑफ दैट, बिग एक्टर्स कमिंग इनटू हेल्पिंग विद द कैंपेन. एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़, गवर्नमेंट हैज़ बीन, हमारी सरकार करीबन पिछले 50 सालों से यही काम कर रही है कि कैसे एवरी विलेज has at least a primary healthcare and a primary education system. So that has definitely helped, क्योंकि people have a place to go when they are sick, right? Now let's talk about population pyramid. अभी तक जब भी हम population की बात कर रहे हैं तो we talk about population as a whole.
सारे लोग, राइट? बट जब हम पॉपुलेशन को किसी और बेसिस पे डिवाइड करते हैं कि अब जैसे ये जो पिरामिड है ये एज और जेंडर पे बात कर रहा है कि व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल एंड व्हाट आर देयर एजेस. सो यूजुअली उस तरीके के ग्राफ को पॉपुलेशन पिरामिड कहा जाता है बिकॉज इट यूजुअली टेक्स द फॉर्म ऑफ अ पिरामिड. व्हाट इज इट? इट इज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स of people with their gender over the period of time. अब ये इसको इसलिए कहा जाता है पिरामिड क्योंकि इसका शेप पिरामिड होता है. यूजुअली लेफ्ट साइड पर मेल होते हैं, राइट साइड पर फीमेल्स रिप्रेजेंटेड होते हैं, एक्स एक्सेस पे पॉपुलेशन साइज होता है, वाई एक्सेस पे एज ग्रुप होता है. 3 टाइप के पिरामिड्स होते हैं. पहला है स्टेशनरी. स्टेशनरी होता है जिसमें कांस्टेंट पॉपुलेशन होती है क्योंकि बर्थ रेट और डेथ रेट सेम है. मतलब क्या, जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने ही लोग मर रहे हैं, इसलिए कॉन्स्टेंटली पॉपुलेशन सालों साल सेम है. ये पिरामिड ना कुछ ऐसा दिखता है. दिस इज अ स्टेशनरी पॉपुलेशन पिरामिड. यू सी पीपल एवरी ईयर दे आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय एवरी जनरेशन पीपल आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय द सेम नंबर. ठीक है, तो देन दिस शोज की एक स्टेशनरी पॉपुलेशन ग्रोथ है. सेकेंड इज एक्सपांसिव. एक्सपांसिव मतलब क्या, बढ़ रही है. अब ऐसे में क्या होता है, यूजुअली यहाँ पे यंगर जनरेशन का ग्रुप जो है वो ज्यादा होता है. देर आर मोर यंग पीपल बिकॉज देर आर मोर यंगर पीपल बीइंग बोर्न. क्योंकि बर्थ रेट ज्यादा होता है, लोअर डेथ रेट एंड लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी. ठीक है, थोड़ा सा एरर है यहाँ पे इन टेक्स्ट, अवॉइड दैट. बेसिकली एक्सपांसिव का ये मतलब होता है कि डेथ रेट जो है वो तो अपने लोअर ही है, अपने जहाँ पे था. बर्थ रेट जो है वो हाई है और लोग लंबा जी रहे हैं. तो इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन बढ़ती है. सो एवरी टाइम more population is being added, like there is more population. So a expansionist pyramid looks like this, कि हर साल you see more and more people are, population is growing, and that would mean कि old people are less, young people are more. This is basically how you can define India also. And the third type of pyramid is constrictive. Constrictive is basically opposite of expansive. इसमें क्या होता है कि birth rate जो है वो बहुत गिर जाता है, डेथ रेट कांस्टेंट या लोअर ही रहता है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा होती है. इसके कारण पॉपुलेशन कम होने लग जाती है. तो इवन दो बर्थ रेट जो है डेथ रेट से भी नीचे जा रहा है, तो अब पॉपुलेशन रिप्लेस नहीं हो रही है. मतलब जितने पिछले 10 लास्ट डिकेड में थे उतने लोग अब नहीं है, पॉपुलेशन अब कम हो रही है. तो उसे कंस्ट्रक्टिव कहा जाता है. एंड दैट ग्राफ लुक्स समथिंग लाइक दिस. ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे बढ़ रहा है, बट नाउ यू आर सीइंग कि इट्स रिड्यूसिंग, क्योंकि the number of people who are dying and the number of people born is less than those that are dying. Hence, the amount of population is slowly reducing. There are more middle-aged people than there are young people. Okay, so अब यहाँ पे इंडिया और चाइना का डेमोग्राफिक दिया हुआ है. आप देखो, इंडिया looks like this. This is where it's going. So what we have seen is यहाँ पे 80+, मतलब ये वो लोग हैं जो इंडिपेंडेंस के बाद या जस्ट पहले पैदा हुए होंगे, राइट? सो यू कैन सी दैट फ्रॉम इंडिपेंडेंस वी आर सीइंग दैट देयर इज अ कांस्टेंट इंक्रीज. दैट्स व्हाई वी हैव सो मेनी पीपल हु आर 34-year-old people. We have so many of these right now here because of expansion. And यहाँ पे you can see there's a slight decrease. So population अभी भी बढ़ रही है, but उस गति से नहीं बढ़ रही है जिससे पहले यहाँ पे बढ़ा करती थी. This is what India's map is showing us. It's also showing us that women are less than men. Okay, and what it is showing us that सबसे ज़्यादा population कहाँ पे है? This is where we have the most. So we have a very young population. वहीं आप चाइना का देखो, one reason why चाइना का map doesn't look seamless is because इंडिया में ना जो भी policies लगाई गई थी वो population control की, they were very gradual. इसलिए आप देखोगे जो change है वो भी gradually आता है. But China used a lot of very rough policies. Like for example, one of them was one child policy. Suddenly आपने agrarian society को one child में बोल दिया कि रूल है, एक ही बच्चा पैदा कर सकते हो, दूसरा कर नहीं सकते. एंड या दूसरा करा है तो उसके लिए गवर्नमेंट उसको आपको कुछ भी नहीं देगी, हेल्प नहीं करेगी, एंड लाइक दैट. सो एंड दैट इंक्लूडेड also the fact that China की history इस तरीके की रही है. There have been some politically motivated famine that caused a huge population drop. तो इसलिए आप देखोगे कि it's not as seamless. ठीक है, a good economy, a good society which has been gradually growing and doesn't have had a lot of loss in terms would look like this, but China looks like this. But at the same time you have to understand कि China यहाँ पर 20
से 24 और 15 से 19 साल के जो लोग हैं, ये बहुत कम हैं बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज दैट वर अप्लाइड व्हेन दे वर बीइंग जब वो पैदा होने वाले थे, तो वहाँ पर जो पॉलिसीज थी उनका असर पड़ता है, इसलिए यूल सी कि बहुत कम है. अब चाइना ने सडनली अपनी पॉलिसीज को रिलैक्स कर दिया है बिकॉज उनको रियलाइज हुआ कि भाई पॉपुलेशन हमने कंट्रोल तो कर ली, लेकिन हम ये भूल गए कि हमें डेमोग्राफिक भी चाहिए, वी ऑल्सो नीड पीपल टू डू द लेबर. सो देन दे सॉर्ट ऑफ रिलैक्स्ड एंड नाउ यू कैन सी इट्स स्लोली ग्रोइंग, बट दे वर एबल टू कंट्रोल द पॉपुलेशन. हेंस इंडिया सॉर्ट ऑफ क्रॉस्ड चाइना ओवर विद इन टर्म्स ऑफ the population. So this basically tells you this much information. जो भी पिरामिड होता है पॉपुलेशन का, वो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देता है. अब बात करते हैं कि ये पॉपुलेशन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे क्या असर पड़ता है, इंडिया में क्या हुआ. तो इंडिया में कुल 142 करोड़ पीपल हैं, विच इज़ बेसिकली रेशो इज 49.2, मतलब कि 49.2 पीपल आर यंग एंड रेस्ट आर old or unable to work, either they are children or they are for whatever reason out of the economic cycle. Now here I would like to classify one thing. देखो, इंडियन सोसाइटी ऐसी है कि ज़्यादातर men work, women also work, but they do the kind of work which is not recognized. Okay, so प्लस हमारे यहाँ ये भी सीन है कि बच्चे तो काम करते हैं, लेकिन एक आइडिया है कि 14 साल की उम्र तक एटलीस्ट इन kids don't study. So anyone who's under 14 and above 70 pretty much doesn't work. Okay, and people who are, say, women are a good part who do work. You have to understand, they do work, but they don't work in economic sense. So technically, because these graphs only talk about economic development, there are a lot of women population who do not work. Okay, and then there is also disability. There are people who are तो कई बार क्या होगा, आप सुनोगे डेमोग्राफी की कन्वर्सेशन में कि इन लोगों को हु आर अंडर 14, डिसेबल, अबव 70 और वुमेन, दे आर नोन एज लाइबिलिटी, क्योंकि दिस इज द पॉपुलेशन दैट बेसिकली अर्न्स एंड दिस इज द पॉपुलेशन दे हैव टू सपोर्ट. बट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस, दैट वाई वुमेन आर नॉट पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ इज ऑल्सो इंडिया सोशल प्रॉब्लम. प्लस disabled people are also not part of the economic progress is also India's problem, because आप देखो there is now technology जहाँ पे लोग even when they have disability they have full careers. इंडिया में इतना हमने नहीं देखा है. There are not a lot of people who are blind, deaf, or in physically not able to work. They do not have as many avenues. They usually lead a very bad life. Okay, that is, they are liability not because they are liability. They are liability because हमारी society उस point तक नहीं पहुंची है जहाँ हम disabled लोगों को एक meaningful life दे सकें. रही बात अंडर 14 या अंडर 19 और 70 प्लस की, यू हैव टू अंडरस्टैंड दे आर लाइबिलिटी राइट नाउ, बट दीज पीपल वर एट सम पॉइंट दिस. सो एक तरीके से दे आर नॉट लाइबिलिटी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कि हमारे पे भार है वो, बट दीज वर द वेरी पीपल दैट ब्रॉट अस टू लाइफ, एंड दीज वर द पीपल हु बिकॉज ऑफ हुम वी आर हियर, एंड दे वर द वर्क फोर्स अर्लियर. सो दे एंड दीज आर आवर फ्यूचर. सो द वर्ड लाइबिलिटी व्हेन यूज्ड फॉर दीज पीपल, I find it that we should avoid to have that negative understanding कि these are not liability but just economic point of view से social reasons के कारण they are not in part of the group. So अब इंडिया में क्या सीन है, population density बहुत ज़्यादा है, there are 464 people per square kilometer, तो इसके कारण agriculture productivity पे बहुत असर पड़ता है. Means we have more mouths to feed and same amount of land and agriculture production. Strain on resources, उससे जो हमारे पास available resources है, जैसे पानी हो गया, रहने के लिए housing हो गई, इन सब पे बहुत effect पड़ता है. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ख़राब हो जाता है जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है. अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है. वी हैव नॉट येट रीच द पॉइंट वेयर हम अब जहाँ पे हम हर इंसान को एम्प्लॉयमेंट दे पा रहे हैं. वी स्टिल हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन दैट इज़ नॉट बीइंग एबल टू वर्क, विच कॉजेज लीडिंग टू पॉवर्टी, क्राइम एंड करप्शन. सो दैट्स अनदर प्रॉब्लम. प्लस इन्वायरमेंटल डैमेज. एट द एंड ऑफ द डे we have 2.4% of the world land but 17% of the population. तो ये 17% population को इस 2.4% land से पे जीना, तो इस land के resources पर environmental असर पड़ता है, क्योंकि we are using क्या बोलते हैं genetically mutated, वो use कर रहे हैं seeds, we are using pesticides, we are using chemicals, we are using all these things to do agriculture. These things and overuse of our forest and land is damaging the environment. तो वो भी एक कंस्ट्रेन है इंडिया का, जो बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलेशन. नाउ व्हाट आर द मेजर्स दैट कैन बी टेकन
क्या क्या किया जा सकता है इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को चेक करने के लिए, कंट्रोल में करने के लिए। अब एक कंट्री में हमने देखा कि भाई एक या तो इकोनॉमिक पॉपुलेशन है जो काम करती है विच इज़ द इकोनॉमिक असेट, और एक है लाइबिलिटी। अगेन लाइबिलिटी के पास नेगेटिव नोटेशन मत दो, दे आर नॉट जस्ट, ये बर्डन नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको इस तरीके से देखो। ओके तो उसमें जो लोग 15 से 64 ईयर्स के एज के बीच में हैं, जो एम्प्लॉयड है, जो आउट ऑफ पॉवर्टी है, सिर्फ वही एसेट है। इसके अलावा जो है उन्हें हम लाइबिलिटी के अंदर करते हैं। सो एनीवन हु इज़ यंगर और ओल्डर, हु इज़ अनएम्प्लॉयड, हु इज़ लिविंग इन पॉवर्टी, हु इज़ डिसेबल्ड और अनेबल टू वर्क फॉर वट एवर रीजन, दिस पीपल आर पार्ट ऑफ द लाइबिलिटी। सो द मोर you have this, the more you have this, the more asset you have, the more liability you have, the less economic your economy is going to grow. अगर आपके पास ये वाले लोग ज़्यादा हैं तो आपकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगी, ये वाले लोग ज़्यादा हैं तो इकोनॉमिक डिक्लाइन होगा, ठीक है। हाउएवर इंडिया में एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है जो कि यंग है, यहाँ पे सब ठीक है, ये हमारे पास बहुत है, पर ये नहीं है हमारे पास ज़्यादा। देयर आर स्टिल पीपल जो अनएम्प्लॉयड हैं और इसके कारण उनके पास ठीक से काम नहीं है या उनका काम अच्छे से नहीं चलता। इसके कारण क्या होता है, सोशल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, पावर्टी, चाइल्ड लेबर, एजुकेशन लिमिटेड है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है, विच अगेन फर्दर कॉजेज मोर पीपल टू मूव फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल बता सकती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है, वो जिस रीजन में बड़ा हुआ वहाँ पे उसने 12th पास करी, सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ करने के लिए नहीं है। Father had a very small land holding. There was nothing much to do. There is not enough food to eat, not enough money to do anything. Now this person, because he didn't get a job, he became a gunda. Okay? He started doing negative things, crimes and all. He ended up, say, killing someone. अब क्या हुआ? Not only he is here, but he also brought one person here. And now this person, when he gets married and has kids, let's say, he didn't get incarcerated, he married and has kids. Now he will not, because he's not educated, he will not make sure that his kids are educated. So he will not only has become on this liability side, he's also put an entire family in liability. तो क्या होता है, बेसिकली वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड रहती है या प्रिकेरियस एम्प्लॉयमेंट रहता है तो उसके कारण सोशल इश्यूज और ख़राब होते हैं। सोशल इश्यूज से पावर्टी, चाइल्ड लेबर, एजुकेशन और हेल्थ केयर इशू होते हैं, उससे और ज़्यादा लाइबिलिटी सोसाइटी की बढ़ती है, ठीक है। टू एड्रेस दिस सच मेजर्स टू बी टेकन। अब क्या करते हैं, 3 टाइप के मेजर्स होते हैं, इकोनॉमिक, सोशल और फैमिली प्लानिंग, ठीक है। 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले है इकोनॉमिक मेजर्स। इकोनॉमिक मेजर्स क्या क्या लिए जा सकते हैं, फर्स्ट वे इज एक्सपांशन ऑफ इंडस्ट्रीज। जब इंडस्ट्रीज एक्सपांड होती है ना तो लोग एग्रीकल्चर से दे मूव टूवर्ड्स वर्किंग इन इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने देखा है people tend to prefer to have more kids because the more kids, more hands to do the labor. But in industrial sector, जब they have employment, they tend to prefer small families. छोटी फैमिलीज प्रेफर करते हैं बिकॉज एक तो उनको फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर होता है, बिकॉज जहाँ आपकी इंडस्ट्री जा रही है आपको उनके वहाँ जाना पड़ेगा, तो फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर होता है। दूसरा, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बन जाता है व्हेन यू आर वर्किंग इन एन पर्टिकुलर इंडस्ट्री, अकॉर्डिंग टू दैट इंडस्ट्री एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, वो मेंटेन करने के लिए इट्स रादर बेटर टू हैव लेस किड्स। बिकॉज एक वो भी है ना कि प्लस द आइडिया दैट फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर से एग्रीगेरियन सोसाइटी से व्हेन यू कम टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी, देयर इज ऑल्सो वन थिंग कि
now there's not that much mortality rate, child mortality rate, right? मतलब पहले के ज़माने में if people had 20 kids, then maybe they'll have 10 kids who reach adulthood because the death rate was so high. But now if you want 2 kids, you can have 2 kids. You don't have to have 4 or 5 kids to make sure that you have 2 adult kids, right? So वो भी है. Next is opportunity for employment. अगर एक इंसान के पास एम्प्लॉयमेंट है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है, जो स्पेशली लोग जो एग्रीकल्चर लेबर में काम करते हैं, जितने ज़्यादा लोग होंगे घर में, परिवार में, उतने ज़्यादा इनकम सोर्सेज होंगी, राइट? 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चे 10 अलग अलग जगह पे काम करेंगे, 10 अलग अलग जगह से इनकम आएगी. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को हर वक्त एम्प्लॉयमेंट मिले. बट वहीं अगर लोगों के पास कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है ना, तो वो बच्चों को फ्यूचर की असेट की तरह देखते हैं, नॉट एज हैंड्स टू डू लेबर राइट नाउ. ऐसे में क्या होता है, दे टेंड टू हैव लाइक सिक्योर एम्प्लॉयमेंट, हैंस दे रियलाइज कि भाई दे शुड हैव लेस children instead of having many children so that they could have many hands to do the labor. They want to have less children and they want to give them better education and opportunities, healthcare. तो ऐसे में when they have constant employment, it is seen that they tend to prefer to have less kids. तो एक वो है reduction of income equality. अगर इनकम इक्वालिटी कम होती है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिसोर्सेज का, तो इट इनकरेजेस स्मॉल फैमिलीज, क्योंकि उनके पास फिर देन उनको ऐसा लगता है कि दे आर एबल टू एक्सेस अ बेटर लाइफ इफ दे हैव किड्स. ठीक है, मतलब अगर आपको पता है कि आपके पास फिक्स्ड सोर्स है और इतना इनकम है, ऐसे में यू वुड रादर हैव अ बेटर लाइफ देन हैव मोर किड्स बिकॉज यू डोंट नीड मोर किड्स नाउ, क्योंकि यू हैव कंसिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट. तो वो उसके कारण क्या होता है, दूसरी चीज़ें भी ठीक होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ते हैं. ये सब जो है ये फैमिली साइज को इम्पैक्ट करते हैं. अगर लोगों के पास बेटर एजुकेशन, बेटर इनइक्वालिटी कम हो सोसाइटी में और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हो एम्प्लॉयमेंट की, सो दे टेंड टू वांट टू लिव अ सर्टन लाइफ, एक तरीके की ज़िंदगी जो प्रेफर करती है कि कम बच्चे हों. So these are economic measures that can be taken. Then there are social measures, expansion of education. क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे this is my view, again not a view you should be, मुझे लगता है कि 25 साल की उम्र तक किसी को बच्चा नहीं करना चाहिए. Reason, I don't believe that you should have kids before your frontal lobe is completely developed. Again, personal view, government thinks it's 18 for women, but I think it's 25. The reason being कि you have to, having children के लिए एक लाइफ प्लानिंग होती है कि you want to be with this person, you want to be in a healthy relationship, a good financial situation, have this many kids and understand the requirements of kids. But when you're not educated, you don't make those decisions in a planned manner. आप सोचते नहीं हैं कि इसके implication क्या होंगे. When there's less education, people tend to just do what happens. Everything is भगवान का दिया हुआ, right? And nothing is deliberate. तो दूसरा, improving status of women. Primary reason for more kids is also because women do not have the decision. अब बच्चे कौन पैदा करता है? Women, right? But उनके पास वो autonomy नहीं है कि वो डिसाइड कर सके उन्हें कितने बच्चे चाहिए. सो समटाइम्स व्हेन दे आर नॉट एजुकेटेड एंड दे आर नॉट गिवन द पावर, दे टेंड टू not have a control over how many kids they are having and end up affecting their body. Like एक इंसान को समझ में आ जाता है कि maybe this is how much I can do, but then when they don't have a choice कि उनके पास वो नहीं डिसाइड करते कि उन्हें कितने बच्चे चाहिए, it's the other person who decides, then they just suffer. तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट है कि भाई वुमेन का स्टेटस बढ़ाओ सो दे कैन मेक बेटर डिसीजंस. फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम. फैमिली प्लानिंग क्या होती है? फैमिली प्लानिंग इज बेसिकली व्हेन टू पीपल मैरिड डिसाइड कि अकॉर्डिंग टू उनके पास कितना रिसोर्सेज हैं, उन्हें कितने बच्चे होने चाहिए एट कितने लेवल. दैट्स फैमिली प्लानिंग, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत बड़ी फैमिली में रहते हो एंड यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, यू कैन हैव किड्स लाइक एवरी 2 years. हैव 4-5 kids, नो प्रॉब्लम, बिकॉज आपके पास उतने रिसोर्सेज हैं कि आप इन सब बच्चों को एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे सकते हो, राइट? आपके पास परिवार है जो ध्यान दे सकता है इन बच्चों का. वहीं अगर मे बी यू आर अ न्यूक्लियर फैमिली वेयर बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, यू डोंट वांट टू हैव 5 kids बिकॉज you don't have the kind of resources to take care of 5 kids. At the same time, दूसरी चीज़ होती है कि for example, how much gap you should be giving. When should you be having kids? Like, it's not okay to have kids at 18 year of age. That's too young, or before that. And the decision has to be made कि भाई how much
what kind of family you're planning to make, क्योंकि traditional roles भी okay हैं, non-traditional roles भी okay हैं. If you want to live in a household where the man is working and the wife is taking care of the house, that's perfectly fine. Other way around is also fine. Both of them working are also fine, but you need to plan accordingly. For example, कि if you want to be, you know, both working parents, then you have to make sure that both of them reach a certain level of education and, you know, in their work, so that then they can take a break and, you know, have children. And also medically कि कितना टाइम डिस्टेंस होना चाहिए. मेडिकली ऐसा कहा जाता है कि बेयर मिनिमम 2 साल होता है. यू कैन हैव अ सेकेंड चाइल्ड इन 2 years, बट लॉट ऑफ पीपल स्टिल प्रिफर टू हैव 4-5 बिकॉज टेकिंग केयर ऑफ अ 1-year-old and a 3-year-old together is very, you know, cumbersome. So if the distance is of 5 to 7 years, it's better. तो वो फैमिली प्लानिंग बेसिकली ये होती है कि आपकी जैसी स्थिति है उसके हिसाब से डिसाइड करना कि आप कितने बच्चे करेंगे और कब कब करेंगे. तो फैमिली प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज अ सोशल मेजर, लोगों को सिखाना कि आप ये प्लान करो. ऐसे नहीं कि बस शादी हो गई तो धर 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 बच्चे करते जा रही, दैट्स नॉट गुड. तो चाइना की 1 child पॉलिसी एक ऐसी सोशल पॉलिसी थी जो गवर्नमेंट निकलती, विच इज़ यूजुअली नॉट गुड. कोई भी सोशल पॉलिसी अगर सरकार प्रेशराइज करती है तो वो कभी अच्छी नहीं जाती है, बिकॉज सोसाइटी में ना अलग अलग वेरिएशंस होते हैं. नॉट एवरी वन लाइक्स इट. लाइक फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द रीजन वाई सेक्स रेशो इतना खराब है इंडिया और चाइना में, इट्स बिकॉज प्रेफरेंस टू मेल चाइल्ड. हमारी सोसाइटी ऐसी है. वहाँ पे अगर आप 1 child पॉलिसी लगाओगे तो लोग क्या करेंगे, अपनी फीमेल बच्चों को मारते जाएंगे टिल दे गेट अ सन. नाउ एवरीवन हैज अ सन, नो वन हैज अ डॉटर, हु इज योर सन गोना मैरी. तो दैट सॉर्ट ऑफ यू शुड ओनली अप्लाई दीज थिंग्स नोइंग द सोशल कंटेक्स्ट. ठीक है. उसके अलावा जैसे एक ये रिपोर्ट थी कॉन्ट्रासेप्शन की, हाउ कैन यू मेक श्योर कि यू नॉट हैविंग एक्सीडेंटल किड्स, राइट. तो अगर ये रिपोर्ट थी UNFPA की 2012 की, इसमें बताया था कि चाइना में 85% वुमेन यूज कॉन्ट्रासेप्शन, श्रीलंका में 68%, बट इंडिया में ओनली 55%. आधी से ज़्यादा इंडियन पॉपुलेशन इज नॉट यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव. एंड you have to understand, it's not just that they don't know what condom is. It's also the idea that there is a lot of taboo around talking about sex, talking about contraception. तो लोग बात नहीं करना चाहते इसके बारे में. तो अब जैसे एक चीज़ ये है कि एक कम्युनिटी है in America, I was reading about it, जो they have some religious belief that sort of pushes them. Using condom is not considered good. It's against their religion, क्योंकि you know they have this idea that children are God given and you shouldn't do anything to impede that. Anyway, I'm saying कि वहाँ पे क्या होता है, जिस तरीके की कम्युनिटी होती है उनकी जो वैल्यूज़ रहती है ना उसके हिसाब से कॉन्ट्रासेप्शन चेंज किया जाता है. तो अगर आप ऐसी कम्युनिटी हो तो वहाँ पे आप IUD यूज़ करो, वेसेक्टोमी यूज़ करो, whatever you want to do. But if you are other community जहाँ पे maybe pills are better or condom is better, you use that. कॉन्ट्रासेप्शन शुड बी डिपेंडेंट ऑन सोसाइटी. सोशल वैल्यूज़ कैसी है. इंडिया में कॉन्ट्रासेप्शन जो वेस्टर्न आइडिया है वो नहीं यूज़ होता है क्योंकि लोग इस बारे में बात करना पसंद नहीं करते. तो हैंस सोशल जो ये है ना, वन ऑफ द सोशल मेजर्स, दे हैव टू बी मच मोर थॉट थ्रू. ठीक है. दे कैन नॉट बी वन बॉक्स फिट्स ऑल. आप पूरे इंडिया में आप एक तरीके का कैंपेन चलाओगे, इट विल नॉट हैव इम्पैक्ट. यू हैव टू अंडरस्टैंड द सोशल सिचुएशन एंड ब्रिंग अप देन द सॉल्यूशंस फॉर इट. दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ इट. इसलिए इवन दो ये वन चाइना इज अ सोशल पॉलिसी, बट इट वॉज नॉट गुड वन. इट वॉज नॉट थॉट थ्रू, वेल थॉट इन दैट वे. उसके बाद व्हाट आर फैमिली प्लानिंग के अंदर क्या आता है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम. ठीक है. जैसे ये बुला दी ड्राइव इन वेस्ट बंगाल, दीज आर बेसिकली शॉर्ट फिल्म्स they use dolls in it and they're very informative and very funny. तो जैसे न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो इन सब मीडिया पर फैमिली प्लानिंग का प्रचार करना. उसके बाद इंसेंटिव्स, लोगों को इंसेंटिव देना. फॉर एग्जांपल आप बोलो कि अगर आपके 2 बच्चे हो गए हैं और अगर आप स्टरलाइज करते हो, जो इंडिया में बहुत चला था ये कि आफ्टर 2 or 3 kids people would get sterilized, so the government will give them money, because उससे क्या होता है कि एक्सीडेंटल बर्थ नहीं होते, राइट. सो दिस इज देयर. फैमिली प्लानिंग सेंटर्स, ऐसी जगह खोलो, क्लिनिक्स रूरल एरिया में जो इन लोगों को एजुकेशन दे सकें, क्योंकि नॉलेज का लैक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. वन ऑफ द वर्स्ट थिंग that I have seen lack of knowledge is using the pill afterwards, 72 hours वाली pill, like उसका, क्योंकि people don't understand how that pill works, and sometimes it causes, even though they're using the pill, they still get pregnant, because the idea is that
you're supposed to, if you have had accidental coitus, you can use the pill to avoid abortion. But people think that if you have taken the pill, you can have sex for like 72 hours straight afterwards and you'll not get pregnant. But this is a great leap of bad information. Like, these two are not same things. But still it happens, right? So ये centers जो होते हैं family planning centers, these are basically centers जो जहाँ पे लोग अपनी information अगर उन्हें चाहिए related to family planning तो they can go. This also is something that family planning के अंदर किया जा सकता है. लोगों को इंपॉर्टेंस बताया जा सकता है कि क्या होता है छोटी फैमिली होना, और व्हाट आर द थिंग्स जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हैं वो उसको कैसे यूज़ किया जा सकता है, एंड हाउ कैन यू हैव कन्वर्सेशन अराउंड, स्पेशली ऐसी कम्युनिटी में जहाँ पर इन चीज़ों के बारे में बात करना इतना अच्छा नहीं माना जाता है. पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने अब तक कौन कौन सी पॉलिसीज चलाई हैं, उनके क्या आउटकम रहे हैं, फ्रॉम 1950s स्टार्ट करेंगे. इस समय 1950s में इंडिया का मेन फोकस था कि किस तरीके से हम डेथ टोल को कम करें. दैट इज वाज हैपनिंग. मोर्टेलिटी रेट ऑफ मदर एज वेल एज चिल्ड्रन वो बहुत हाई था उस टाइम पे. तो देयर मेन फोकस वॉज था कि हम क्लिनिकल सर्विसेज प्रोवाइड करें, और पॉपुलेशन कंट्रोल जो है वो इतना उस पर फोकस नहीं किया गया था. इट वॉज जस्ट अ कम्युनिकेशन की वी शुड हैव लेस किड्स. बट लोगों को उस टाइम पे ना पॉपुलेशन की इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, तो इसलिए दे डिड टॉक अबाउट इट बट नॉट दैट मच. सो पॉपुलेशन ग्रोथ जो थी वो बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पर. मतलब दे डिड नॉट एक्सपेक्ट इट. उनको लगा था कि हाँ ठीक है पॉपुलेशन है, पर हम बता रहे हैं कि थोड़ी बहुत डिडंट डू मच. बट देन दे डिडंट रियलाइज कि द मोमेंट दे डिड दिस एकदम एक्सपांशन हुआ 1950s में सडनली. 17 and 80s was when we had the highest population growth in our country. 60s में एक डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली प्लानिंग बनाया था 1966 में, बट उसका भी कुछ खास असर नहीं हुआ. अनसेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स थे. 1970s में एक मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ केयर को लिंक किया गया था इसमें, प्लस नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 1976 लाई गई थी. लेकिन दोनों ही में जैसे बर्थ कंट्रोल और मिनिमम एज ऑफ मैरिज, ये दोनों चीज़ें जो है ये इसी पॉलिसी के इसी डिकेड में आई थी. स्पेशली लाइक गर्ल्स को 18 और बॉयज़ को 21 ऑफ एज होना पड़ता है शादी के लिए, सो दैट दे कैन अवॉइड हैविंग अंडर एज विमेन एंड मेन हैविंग मल्टीपल चिल्ड्रन. सो ये हुआ था. प्लस बहुत ज़्यादा बर्थ कंट्रोल के यूज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई थी. तो दैट बेसिकली उसको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए गए थे. बट एट द सेम टाइम जितना इम्पैक्ट दे स्टार्टेड डूइंग इट, बट इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा था. बिकॉज लॉ में चेंज आना और सोसाइटी में चेंज आना इक्वल नहीं होते हैं. लॉ में तो टेक्निकली आज वी आर ऑल इक्वल, राइट, बट वी नो इन सोसाइटी वी स्टिल हैव जेंडर, क्लास, कास्ट बेस्ड डिफरेंशिएशन. तो उन्होंने कोशिश करी थी यहाँ पे, पर उसका इम्पैक्ट इतना नहीं दिखा था. 80s में रिकॉग्निशन हुआ था कि भाई एक प्लानिंग की ज़रूरत है, पॉपुलेशन कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बूम हो गया है. उसके बाद एक लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन रिडक्शन जो है इसकी एक कोशिश की गई थी कि कुछ गोल्स बनाते हैं, क्योंकि 70s 80s में उनको रियलाइज़ हुआ कि ये तो हाथ से जाती जा रही है बात, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है, इतनी पॉपुलेशन को हम फीड नहीं कर पा रहे. एंड यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड द रीज़न कि जब ब्रिटिशर्स थे ड्यूरिंग इंडिया बहुत लोगों की डेथ हुई थी, राइट. सो वी लॉस्ट अ लॉट ऑफ पीपल ड्यूरिंग दैट टाइम. उसके जस्ट पहले फेमाइन में वी लॉस्ट अ लॉट ऑफ पीपल. सो प्रॉस्पेरिटी विथ इट ब्रिंग्स दैट पॉपुलेशन बैक, राइट. पीपल वॉन्ट टू हैव मोर किड्स बिकॉज दे हैव लॉस्ट सो मच अर्लियर. तो वो भी रीजन था. पर देन 80s में आके उनको रियलाइज हुआ कि देखो वी मस्ट नीड टू डू समथिंग ताकि हम इस रिप्रोडक्शन रेट को कम कर सके, वरना बहुत हालत ख़राब होने वाली है. सो इवन दो दे ट्राइड, और जो क्रूड बर्थ रेट था वो कम तो हुआ था, और दे हैड एम्ड कि 1990 खत्म होते होते इट शुड बी अराउंड 29, बट दे वर जस्ट बेयरली एबल टू रीच 29.9 पर 1000 बर्थ. सो जितना उनको डेफिनेटली रिकग्निशन मिला यहाँ पे कि इसकी ज़रूरत है, और उन्होंने कोशिश भी करी, बट इट वॉज नॉट अ वेरी फ्रूटफुल एंडेवर. देन 1990s में फाइनली हमने एक ग्रेजुअल डिक्रीज देखा क्रूड बर्थ में. जो हमने लास्ट देखा था 1990s तक का उनका लिमिट था कि 29 पे आना है. दैट वाज अराउंड इन द स्टार्टिंग ऑफ by the mid of 1990s it has reached 26, which is first time हमने देखा था कि बर्थ रेट कम हो रहे हैं. इट वॉज मेनली बिकॉज LPG पॉलिसी जो आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसके कारण इंडियन इकोनॉमी में थोड़ा सा फ़ायदा देखा गया था. इंडियन इकोनॉमी वापस उठने लगी थी, एंड दैट मीन्स कि एक लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड में इंप्रूवमेंट आया था. और हमने देखा कि जब भी लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है और उनको स्टेबल एम्प्लॉयमेंट मिलती है, तो दे देन टेंड टू प्रेफर स्मॉलर फैमिलीज. सो पीपल आर फ्रॉम दैट जनरेशन स्टार्टेड हैविंग
लेस एंड लेस किड्स। उसके अलावा नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 उस वक्त इंट्रोड्यूस हुई थी, उसमें ये नेशनल कमीशन बनाई थी ऑन पॉपुलेशन। सो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 उसमें क्या था बेसिकली, सबसे पहले तो मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम हुए थे। मैटरनल मतलब मदर वाइल गिविंग बर्थ, एंड इन्फेंट मतलब जब बच्चा 1 साल से पहले अगर डेथ हो जाती है तो उसको इन्फेंट मोर्टालिटी कहा जाता है। तो मेन एम इसके अंदर यही था कि भाई किस तरीके से वी कैन सेव मदर्स एंड चिल्ड्रन फ्रॉम डाइंग एट बर्थ। उसके अलावा डिलेड मैरिज, कि भाई 18 पे शादी मत करो और डिले करो, और फैमिली जो नॉर्म्स बन गई है कि कम बच्चे, दैट्स वेर यू माइट हैव हर्ड हम दो हमारे दो, कीपिंग इट टू दैट। प्लस उसके बाद कई सारे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स बनाए गए थे पॉपुलेशन रिडक्शन के लिए इस ड्यूरेशन में। अब इवेल्युएट करते हैं क्या रही है पॉलिसीज़। एम्फेसिस ऑन यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाई गई है कि क्लिनिकल अप्रोच प्लस मीडिया कैंपेन, ताकि फैमिली प्लानिंग हो और लोगों को इनकरेज किया गया कि आप स्टरलाइजेशन करो। लाइक इफ यू हैड 2-3 किड्स यू कैन गेट स्टरलाइज्ड और यूज़ कॉन्ट्रासेप्टिव और डू फैमिली प्लानिंग। लेकिन उसके कारण हमने इसके पॉजिटिव बहुत जगह पे देखे। फॉर एग्जांपल तमिलनाडु, केरला, गोवा, इन सब जगहों पर बहुत सिग्निफिकेंटली लिटरेसी रेट्स बढ़े अमंग पर्टिकुलरली अमंग फीमेल, और बर्थ रेट्स जो है उनमें रिडक्शन देखा गया। सो इट एक्चुअली स्टार्टेड वर्किंग ये एफर्ट्स। बट उसके अलावा लेकिन देयर आर ऑल्सो प्रॉब्लम कि कई सारे कोर्सिव मेथड्स लिए गए थे, जैसे फोर्स स्टरलाइजेशन। दिस वॉज अ वेरी सैड रियलिटी कि एक तो इंसेंटिवाइज करना अलग बात होती है कि भाई अगर आप करवाते हो तो हम आपको पैसे देंगे, गवर्नमेंट आपको पैसे देगी अगर आपके 3 बच्चे हो गए हैं, 2-3 बच्चे, और आप अपना स्टरलाइजेशन करा रहे हो, दैट्स डिफरेंट। बट दिस वॉज उनको बिना बताए उन्हें स्टरलाइज कर दिया गया था। सो दैट बिकेम अ ह्यूज इशू। एंड ऑनेस्टली उसके बाद उन्होंने नोटिस करा कि इतना ज़्यादा कोई डिक्रीज भी नहीं आया, क्योंकि देखो सच बात यही है कि गवर्नमेंट जब किसी चीज़ को फोकस करने की कोशिश करती है ना, प्रेशर करती है, वो कभी काम नहीं करता है। जब तक सोसाइटी में अंदर से बात नहीं आती ना, तब तक कोई भी अच्छी चीज़ नहीं हो सकती। यहाँ पे आप देखो, बिकॉज दे ट्राई टू फोर्स स्टरलाइजेशन, इट ऑलमोस्ट बिकेम अ हवा कि सरकार नहीं चाहती कि हम बच्चा पैदा करें, उसका उल्टा ही असर होता है हमेशा। सो वी सॉ कि इतना खास डिक्रीज हुआ नहीं ड्यूरिंग दिस कोअर्सिव मेथड। ओनली व्हेन द पॉपुलेशन इटसेल्फ वांट्स टू चेंज दे कैन चेंज। अडॉप्शन ऑफ पॉलिसीज इन कंप्लायंस टू इंडियन सोसाइटी। अब क्या है ना, जितनी भी कॉन्ट्रासेप्ट 1 2 3 स्टार्ट। अडॉप्शन ऑफ पॉलिसीज इन कंप्लायंस विथ इंडियन सोसाइटी। अभी तक जितनी भी पॉलिसीज कंट्रोल करने के लिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए लगाई गई ना, वो सब वेस्टर्न कंट्रीज से आई है, और वो कई बार ना इंडियन सोसाइटी से, उनके बिलीफ, आइडियोलॉजी और कल्चर से मैच नहीं खाती है। इसलिए ज़रूरी है कि ऐसी पॉलिसीज़ को बनाया जाए जो टेलर्ड हो इंडियन कल्चर के लिए। इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। अच्छा, जब भी वी अडॉप्ट एनिमल्स वी टेंड टू न्यूटर देम। Okay, so I recently adopted a female kitten, and the reason why people neuter them is because usually we are afraid कि unwanted बच्चे हो जाएंगे, then उनके लिए अच्छे घर नहीं मिलेंगे, then they will roam outside, die, or if they are breeds, good breed dogs, cats, they will end up in the hands of breeder जो कि उनको abuse करेंगे, right? So that's what happens when you are doing adoption, right? तो जब I got my female kitten neutered, my mother said कि मजाक में, बट इट्स लाइक ये नहीं करना चाहिए था, इससे पाप पड़ता है, लाइक यू शुडंट टेक अवे समबडीज राइट टू हैव चिल्ड्रन, दैट्स नॉट गुड। ओके, सो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग यहाँ पर। कल्चरल वैल्यू और क्या सही है, इवन दो मेरा इंटेंशन सही था, लेकिन मैं अपने कल्चर के अगेंस्ट कुछ कर रही हूँ, सो पीपल विल नॉट बी विलिंग टू डू दैट मच। तो इसीलिए ज़रूरत है कि ऐसे पॉलिसीज़ लाई जाए जो कि इंडियन कंटेक्स्ट के हिसाब से सही हो। ऐसा ना हो जो कोई उनके रिलीजन के अगेंस्ट हो, तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद मिसिंग वुमेन का सेक्स कंपोजिशन। आइडिया ऑफ मिसिंग वुमेन्स इज बेसिकली ड्यूरिंग लास्ट फ्यू डिकेड्स कुछ कारणों से पीपल प्रेफर टू हैव मेन एज मेल चाइल्ड देन फीमेल चाइल्ड। कहीं पे डावरी की वजह से, कहीं पे बिकॉज दे वांटेड अ मेल चाइल्ड, कहीं पे दे just generally Indian being a patriarchal society wanted male children। अब उसके कारण क्या हुआ, क्योंकि प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया गया, तो लोगों ने कहीं सारी विमेन को लाइक बचपन में ही लाइक पेट में ही मार दिया या पैदा होने के जज्बात मार दिया, राइट। सो दैट कॉज्ड बेसिकली टू हैव लेस वुमेन। अब ज़्यादा आदमी ज़्यादा हैं, औरतें कम हैं, तो उसको मिसिंग वुमेन कहा जाता है, और यूजुअली इसको कैलकुलेट किया जाता है FMR, फीमेल टू मेल रेशो में। और ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, फिनोमिना है
कई सारी एशियन, मिडिल ईस्टर्न और नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज में। इंडिया का अगर ट्रेंड देखें विच इज़ क्वाइट ब्लीक, दैट 1951 में भी वी वर 0.94, 2011 में भी वी वर 0.94। अगर मतलब स्टेट वाइज देखोगे तो यू विल सी अ डिफरेंस, बट द फैक्ट कि हम तब से लेकर अब तक अभी भी पॉजिटिव या इक्वल पे भी नहीं आ पाए हैं एंड 0.96 पे ही हैं, दैट्स सो सैड। ये डाटा दिया हुआ है, दिस इज़ फ्रॉम 2000s एंड दिस इज आई थिंक फ्रॉम 2019। ओके, सो विल सी द डिफरेंस क्या हुआ है। पहले के टाइम में यूल सी द ओनली स्टेट विच इज एट पॉजिटिव इज लाइक अरुणाचल प्रदेश एंड मणिपुर में तो गॉड नोज व्हाट इज हैपनिंग, बट जनरली यूल सी राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड सदर्न ईस्टर्न स्टेट जो है दे आर डूइंग प्रिटी वेल इन टर्म्स ऑफ सेक्स रेशो, बट स्टेट्स हियर पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड असम, दीज आर नॉट, इनके तो डाटा अवेलेबल है ही नहीं। खैर, सो दे आर नॉट डूइंग बट दे आर इन ऑरेंज और पिंक शेड। वहीं आप 2019 का देखो, यहाँ पर वर्स्ट इज पंजाब एंड हरियाणा, फॉलोड बाय जम्मू एंड कश्मीर, फॉलोड बाय लद्दाख, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश, followed by Sikkim, then comes Assam. These are okay. Rajasthan is okay, Uttar Pradesh is okay, Assam is okay, Chhattisgarh is okay. And the blue one is where we are seeing a little bit of positive, okay, including Manipur. यहाँ पे मतलब there are at least we have reached 1. So there is increase, but जहाँ पे हम एक तरफ increase देख रहे हैं वहीं एक तरफ खतरनाक decrease भी देख रहे हैं, because Punjab it has gone like 938 out of 1000. So overall, even though we have reached here, but there's still reason जहाँ पे prefer नहीं किया जाता and causes a lot of problems. Many of you might have seen this movie. I don't know if you've seen कि because of lack of women in Haryana, oftentimes women from Assam region are kidnapped and forcefully married into villages in Haryana. So बहुत सारी problems होती है whenever you have lack of women. So those women who are born are always under threat, and so a lot of other problems. So research में देखा गया है कि Kerala has been the most successful in overcoming the FMR ratio, and it is only because of education. Because आप देखोगे ये स्टेट्स बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये प्लस जो इकोनॉमिकली अच्छी स्टेट है जैसे हरियाणा एंड पंजाब, ये भी सेक्स रेशो है दोनों में कम है। तो क्लियरली इट हैज़ नथिंग टू डू विद इकोनॉमिक। ऐसा नहीं है बोल सकते हो कि आप अगर इकोनॉमिकली रिच स्टेट्स हैं तो वहाँ पे रेशो हायर है। हम देख रहे हैं जो इकोनॉमिकली रिच नहीं है कंट्रीज वो भी स्टेट्स, और जो रिच हैं वो भी, दोनों में ही रेशो लो है। द ओनली स्टेट दैट इज एबल टू ओवरकम इज till 2011 was the one which has the highest literacy rate. So this concludes ki the solution to solving India's gender problem is education. Causes of low female to male ratio क्या क्या कारण से होता है? सबसे पहला तो न्यूट्रिशन और हेल्थ डेप्रिवेशन। यूजुअली क्योंकि मेन टेन टू लोगों को मानना है कि आदमी है वो बाहर जाएंगे, तो दे टेन टू गिव देम मोर फूड, टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ मोर एज कम्पेयर टू वुमेन, इवन दो women are the one who are going to bring give birth to your future generation. I don't understand what logic that is, but yeah, that's the logic ki they are given more food and nutrition and health and all. Adequate access to equal education, quality education. Usually women are not given the kind of education so that they can make such choices. फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फीमेल फीटिसाइड. सो जिन रीजन में बहुत कोशिश करी गवर्नमेंट ने पर इम्प्लीमेंट अच्छे से नहीं कर पाई, एंड जहाँ पर भी लोग जिस भी सोसाइटीज़ में सबसे ज़्यादा दे वांटेड मेल चाइल्ड, दे एंडेड अप किलिंग अ लॉट ऑफ फीमेल चाइल्ड, बिकेम वेरी कॉमन. इवन इफ आई टेल यू दिस वन, inadequate access to quality education, because of that, because of lack of education, there was a report done ki women who were given birth to male and female, they would breastfeed their male child longer than their female child, and they would not breastfeed their female child. ठीक है, that is all lack of education, right? क्योंकि उनको नहीं पता है, तो कोई इसने बताया नहीं, and hence here we are. 60% of the population is based on agriculture, और agriculture area में ना they prefer men because they are the one who work in the खेत, which is very weird because I've whatever little connection that I have to a village, I've seen women also working just as hard if not more than men in the village. So I don't know, these all values, ये idea कि अगर लड़का हो रहा है या लड़की हो रहा है, ये लड़की पे डिपेंडेंट है, even though now we know XYZ कहाँ से आता है, right? But still everything
everything around these ideas of why you prefer a male child than female child are just idiotic. There's no scientific reasoning behind it. Higher poverty rates के कारण male children prefer करते हैं because they are seen as assets, whereas women are seen as liabilities, क्योंकि फिर उनको dowry देनी पड़ती है. So that is also one reason. And one of the things that really I struggle is because Indian culture में ये सब नहीं है. क्योंकि if you pick up Indian culture की जगह let's pick up Hindu culture, right? Hindu religion does not distinguish between men and women like that. ठीक है, we have as strong of female deities as we have male deities. And ऐसा नहीं है कि Indian subcontinents में matriarchal families नहीं रही हैं. So this seems like almost a deliberate sort of avoidance. सब हर चीज़ एकदम logic के against है. Like men need more food because they work outside. No, but where do men come from? They come from women. So your women should be stronger for your men to be stronger. But खैर, these are the reasons why it has happened. चाइल्ड सेक्स रेशो की बात करें तो इट इज़ बेसिकली 0 से 6 ईयर्स के बीच में पर 1000 बॉयज़ में कितनी गर्ल्स है उसको सेक्स रेशो कहा जाता है. इंडिया में शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है फ्रॉम 1927 टू 1991 बिटवीन 2000 एंड 2011. सो सेक्स रेशो गिर रहा है बिकॉज दिस इज द वेरी पॉपुलेशन विच इज़ सॉर्ट ऑफ नाउ हैविंग इट इज़ आफ्टरमैथ ऑफ दीज आइडियोलॉजीज. डिक्लाइन जो है बहुत कंसर्निंग है क्योंकि नाउ देर आर 8.56 लाख वुमेन मिसिंग. मीन्स कि देर आर दिस मैनी मैन जिनके लिए पार्टनर्स नहीं हैं. That's the situation. So these men will never have a partner because that many women are missing. And these have a lot of problems because that means that agar number of women are less, that somehow doesn't increase the value of women. Like agar usually generally क्या होता है, अगर कोई चीज़ कम होती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, right? Somehow when it comes to gender, हमने देखा है कि क्योंकि women are less, उनकी वैल्यू और ख़राब हो गई है because now they are not safe in their own societies. Because now, like, it includes violence against them and so on, which is very weird. So the southern states of Kerala and Karnataka has well performed in terms of CSR simply because they're educated. Please understand that any other thing doesn't affect. The only thing that affects against these very negative ideas, क्योंकि ये logical नहीं है ना ये ideas, कि a female child is a liability, a male child is a higher. No, ऐसा कुछ नहीं है. And इसके against fight करना, इन ideologies के against fight करने के लिए there is only one thing, which is education. So education is the reason they have been able to come. What are the measures to overcome, FMR and CSR? गवर्नमेंट ने क्या क्या लिए हैं? कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं. फॉर एग्जांपल ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जिसमें बेसिकली दे आर पुशिंग फीमेल चिल्ड्रन टू ऑल्सो कम टू स्कूल. प्लस उन एक जनरल मतलब बचपन से ही गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि सही एजुकेशन की लाइन पर बच्चों को ले जाया जाए. इसके लिए वो दे वर्क फ्रॉम आंगनवाड़ी टिल हाई स्कूल, गिविंग देम नॉट जस्ट एजुकेशन बट ऑल्सो न्यूट्रिशन. प्लस ऑल्सो कई सारे सोशल मैसेजेस भी स्कूल के थ्रू जाते हैं, लाइक बच्चों को सिखा रहे हैं सो दैट दे कैन गो बैक एंड टीच देयर पेरेंट्स. मैनी स्टेट्स एंड गवर्नमेंट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू गर्ल चिल्ड्रन. जैसे एक पॉलिसी थी, आई रिमेंबर वन ऑफ माई फ्रेंड गेटिंग इट, कि जो अगर आप अपने माँ बाप की सिर्फ इकलौती लड़की हैं तो you would get some scholarship to study. So my friend got it, that I came to know in school. और अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के लिए उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाता है. उसके अलावा वेरियस स्कॉलरशिप्स आर रन बाय गवर्नमेंट फॉर गर्ल्स, जैसे कन्याश्री स्कीम इन वेस्ट बंगाल. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारी स्कीम भी निकाली है, जैसे वुमेन के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर स्कीम, स्वाधार गृह स्कीम, राष्ट्रीय महिला कोष. And so these are all small initiatives and efforts by Indian government to make sure कि जो ये FMR और CSR रेशो है ये जो है डिक्लाइन हो इंडिया में. Now let's come to demographic dividend. What is demographic dividend? Demographic dividend को ना demographic bonus भी कहा जाता है, because the idea is ये आपकी पॉपुलेशन है, मान लो 100 लोग हैं, ठीक है. उन 100 में से मान लो कि 10 तो बच्चे हैं, 14 साल से नीचे काम नहीं कर सकते, 18 साल से नीचे, ठीक है. 10 are people who are old, cannot work above 70. Then there are people who are either disabled, or there are women who are pregnant who cannot work, or maybe people who want to work but cannot because they don't have the skill, ठीक है. फिर there are going to be people who are sick and cannot work, right? इन सबको माइनस करने के बाद जो आपकी पॉपुलेशन मान लो बचती है 60 people out of the 100. Now this is the population
जो आपकी हेल्दी है, एजुकेटेड है, स्किल्ड है, काम करना चाहती है और काम करने की उम्र में है. सो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी यहाँ पे उतना एक कंट्री आगे बढ़ेगी. ठीक है, उसे हम बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड. क्या होता है, अगर ज़्यादा लोग कमाने वाले होंगे तो सेविंग्स ज़्यादा होगी, सेविंग्स ज़्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो कंट्री जो है कैपिटल रिसोर्सेज बढ़ेंगे. अगर लोगों, जो सरकार है, सरकार का ज़्यादातर टैक्स में पैसा कहाँ जाता है, सब्सिडीज़ देने में, स्पेशली ऐसे सोशल इश्यूज़ को सॉल्व करने में, जैसे जेंडर इक्वालिटी, कास्ट इश्यूज़, इनइक्वालिटी, इन सब में पैसा जाता है, राइट. गरीबी हटाओ, सब्सिडीज़ देना. अगर गवर्नमेंट को उस पर नहीं देना पड़े क्योंकि उनका ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो हेल्दी, एजुकेटेड और अर्निंग है, तो दे विल नीड लेस मनी टू रन द गवर्नमेंट. हेंस दे विल चार्ज लोअर टैक्सेस. तो ये भी होगा. उसके बाद अगर ऐसा हुआ तो जो टैक्सेस गवर्नमेंट इकट्ठा कर रही है वो सब्सिडीज़ में बांटने के बजाय दे विल इन्वेस्टेड इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, जिससे इकोनॉमी और आगे बढ़ेगी. एंड क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इफर्ट कैसा होता है, एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन एंड इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ केयर. अगर आप करते हो तो आप, अगर बेसिकली ये जो आपकी पॉपुलेशन है, हो सकता है कि ये कमाऊ पॉपुलेशन है बिटवीन द एज ऑफ 19 टू 64, बट इफ दिस पॉपुलेशन इज नॉट हेल्दी एंड एजुकेटेड देन इट मीन्स नथिंग. तो अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो एजुकेशन और हेल्थ केयर में तो डिविडेंड का आप फ़ायदा उठा सकते हो. तो इंडिया बहुत इस पोजिशन में बहुत ज़्यादा है बिकॉज वी हैव वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन. अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, मींस कि कितने टोटल पॉपुलेशन में से कितना हिस्सा एक्चुअली लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, काम कर रहा है, वो है ना डिक्लाइन होने लगा है. इट हैज़ गॉन फ्रॉम 55% to 49% and it was 63.7 in 2004 and 5. And the reason is because we are not utilizing the current workforce effectively. What does that mean? कि हमारे पास लोग तो हैं जो काम करने की उम्र में है, पर या तो वो इतने हेल्दी नहीं है, दे आर नॉट हैविंग दैट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, और दे आर नॉट एजुकेटेड इनफ टू मीट द पोजिशन दैट आर, मतलब हमारे पास काम तो है लेकिन उसको काम करने लायक लोगों के पास स्किल नहीं है. प्लस अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, जॉब मार्केट श्रिंक होता जा रहा है. डिमांड तो, जॉब मार्केट बढ़ रहा है, डिमांड आ रही है, लेकिन उसमें ह्यूमन कैपिटल का मिसमैच है. उसके अलावा हमारी जो पॉपुलेशन है जो कि 60 ईयर्स से ऊपर है, वो प्रोजेक्टेड है कि 2041 तक वो 16% हो जाएगी. तो वी हैव टू ऑल्सो फोकस ऑन दैट कि ये जो पॉपुलेशन है इसमें से एक बड़ा चंक अब आउट ऑफ 60 होने वाला है, तो उसका भी ध्यान देना है. एंड उसका मतलब है कि हमारी जो है डिपेंडेंसी और हेल्थ केयर की नीड्स बढ़ने वाली. जितने ज़्यादा ओल्ड पीपल आर देयर इन द कम्युनिटी, उतना ज़्यादा उतना ज़्यादा दे डिपेंड ऑन गवर्नमेंट हेल्थ केयर. तो इसको देखते हुए जो ये ट्रेंड है इस वक्त का, वेयर वी आर सीइंग लेस पीपल इन्वॉल्व इन लेबर मार्केट, इट्स वेरी कंसर्निंग. डिस्पाइट ग्रोइंग वर्कफोर्स, इवन दो वर्कफोर्स बढ़ता जा रहा है इंडिया में, we are seeing that the number of people who are working will decline because challenge है sustain, मतलब this poses as a challenge to a sustainable economic growth in India. Number of people are working, but participation of labor force in the economy is reducing. What does that basically means? क्योंकि लोग बहुत है हमारे पास काम करने वाले, पर जो जॉब्स हैं उनको फुलफिल वो नहीं कर पा रहे बिकॉज स्किल डेफिशिट है. बहुत सारे इंडियन उनके मतलब अनएम्प्लॉयड है, इसलिए नहीं क्योंकि उनकी नौकरी नहीं मिल रही है, इसलिए बिकॉज उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं हो पा रही है, बिकॉज हमारे यहाँ का जो इंडिया की रैंकिंग है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में वो बहुत लो है. एजिंग पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है एंड वी आर होपिंग कि वी आर एक्सपेक्टिंग कि इट विल रीच 20% by 2050. सो दिस इज वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स. सो व्हाट आर द मेजर्स दैट आर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मनरेगा जैसी लगाई, जिसमें ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करी जिसमें वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सके, क्योंकि आज भी रूरल एंड एग्रीरेरियन एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है. कई सारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स मॉडल्स यूज़ कर रही है गवर्नमेंट, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे. रिटायरमेंट एज को बढ़ाने की कोशिश कर रही है कि सो दैट वी कैन से कि पीपल हु आर 60 आर ऑल्सो वर्किंग, विच इज़ ट्रू, बट वी शुडेंट बी. प्लस उसके अलावा जैसे जैसे आप अच्छी हेल्थ केयर आती जाएगी, अगर लोगों में हम अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, सोसाइटी को हम इस तरीके का बनाएंगे कि लोगों के पास अपनी हेल्थ को ध्यान रखने के लिए समय है, तो दे विल बी लिविंग लॉन्गर एंड लिविंग हेल्थियर एंड हेंस दे विल बी एबल टू वर्क बियॉन्ड 60. एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, बाय द टाइम पर्सन बिकम 60 दे बिकम टू वीक टू वर्क. बट इफ़ यू गो इन
सोसाइटीज आउटसाइड वेस्टर्न सोसाइटी, वहाँ पे 70-80 साल के लोग भी बहुत बढ़िया फिट है. लाइक लुक एट अमेरिकन प्रेसिडेंट, ही इज रीचिंग 80 years old स्टिल इन जॉब. उसका अपोनेंट डोनाल्ड ट्रंप अगेन 80 year old स्टिल वर्किंग. तो ये रेजिंग जो रिटायरमेंट एज है, अगर लोग अच्छी क्वालिटी की लाइफ जी रहे हैं, उनकी हेल्थ अच्छी है, तो दिस इज पॉसिबल. एक्सपांशन ऑफ एजुकेशन, पर्टिकुलरली हायर एजुकेशन, ताकि स्किल्ड वर्कफोर्स बने, इसके लिए और एम्प्लॉयमेंट कंसर्न्स कम हो, ये भी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है. नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ये बेसिकली एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड फ्रेमवर्क है जो ऑर्गेनाइज करता है बेसिकली कि जितनी नॉलेज और स्किल और एप्टीट्यूड है ग्रेड 1 से लेकर 10 तक, उसको क्वालिफायर्स बनाया जाए फॉर अ जॉब. मीन्स कि उस टाइम में जो स्किल को डेवलप किया जाए जब बच्चे, क्योंकि हमारे पास 10th तक पढ़ने वाले बहुत बच्चे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो अगर आप 10th पास हो तो आपके लिए 10th पास जितनी कोई नौकरी नहीं है. तो दे वांट टू क्रिएट दिस आइडिया कि वी कैन क्रिएट पीपल जो 10वीं पास भी हो तो भी उसके पास इनफ स्किल हो कि वो कुछ कर सके, जैसे पुराने ज़माने में होता था. याद है आपको पुराने ज़माने में, इफ यू आस्क योर फादर, ग्रेट फादर, पहले के ज़माने में जब बायोडेटा लिखते थे ना, तो दे यूज टू राइट बीकॉम फेल, बिकॉज द फैक्ट कि आपने कॉलेज में ज्वाइन किया ही बहुत बड़ी बात होती थी. कि पास नहीं कर पाए वो तो अलग बात है, पर आपने ज्वाइन किया यही बहुत बड़ी बात है. एंड पीपल वर स्टिल गेटिंग जॉब्स. सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड इट. लर्निंग आउटकम को देखना, बेसिकली डिफाइन करना कि क्या एक इंसान को आ जाना चाहिए बाय द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. Learners can acquire certification of competency by the level through formal, non-formal and informal learning. ठीक है, कि सिर्फ स्कूल ऐसा नहीं कि यू नीड टू हैव अ डिग्री टू बी एबल टू वर्क. यू शुड बी एबल टू वर्क इवन इफ यू डोंट हैव, यू हैव नॉट लर्न. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ विजुअल लर्नर, तो मैं कई बार यूट्यूब पे देख के चीज़ें आसानी से लर्न कर पाती हूँ. आई हैव मैनी स्किल्स दैट आई हैव अक्वायर्ड लाइक दैट. सो दे शुड ऑल्सो बी एबल टू हेल्प मी हैव सम सॉर्ट ऑफ ज़रूरी नहीं है कि मैंने कॉलेज किया तो ही मुझे नौकरी मिले. 12th पास कैन ऑल्सो शुड हैव इनफ नॉलेज टू डू जॉब. Make it mandatory for all training education programs courses to be NSQF compliant. मतलब कि अगर कोई बंदा 10वीं पास करा हो, चाहे वो कहीं से भी करा हो, it should mean the same thing. ठीक है, एक कंप्लायंस आए इन स्किल डेवलपमेंट क्वालिफिकेशन. क्योंकि देखो, वाई डू यू थिंक आज IIT के जो स्टूडेंट्स हैं पास आउट, जो उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है एज कम्पेयर टू Tier 1 Tier 2 सिटीज़ के कॉलेजेस के पास आउट? बिकॉज इवन दो वो भी इंजीनियर है, वो भी इंजीनियर है, लेकिन देयर इज अ आइडिया कि ये इंस्टीट्यूट अलग है, ये इंस्टीट्यूट का लेवल अलग है. एक ICSE से निकला हुआ बंदा अलग होता है, एक स्टेट बोर्ड का बंदा अलग होता है, राइट? सो आइडिया ये है कि वी शुड कम टू सम सम अंडरस्टैंडिंग कि किसी भी प्रकार का कोर्स हो ना, वो एक लेवल बेस पे हो. कि भाई हमें पता है कि अगर ये बंदा कहीं से भी 10वीं पास किया है इंडिया में, तो उसके पास इतना स्किल लेवल तो होगा ही होगा. Let's solve some previous years question. 2018 में क्वेश्चन आया था, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज अ कॉन्सेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसेस इन विच इनेबल्स. तो इनमें से कौन सी प्रोसेसेस है जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाती है? ह्यूमन कैपिटल मतलब क्या? इनटेंजिबल स्किल, नॉलेज, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग. ठीक है, पैसा नहीं, इंसान की ओके 1 2 3 स्टार्ट. Let's solve some previous years question. 2018 में सवाल आया था, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज अ कॉन्सेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ अ प्रोसेस विच इनेबल्स. इसमें से कौन सी प्रोसेसेस हैं जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाती है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या? एक इंसान की काम करने की एबिलिटी को बेहतर करती है. ठीक है, तो क्या इंडिविजुअल ऑफ अ कंट्री एक्यूमुलेट मोर कैपिटल? क्या लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा तो वो ज़्यादा अच्छा काम कर पाएंगे? नहीं. इंक्रीज नॉलेज, स्किल एंड कैपेसिटी? येस. टेंजिबल वेल्थ? अगेन सेम, पैसा, लोगों के पास ज़्यादा पैसा होने से वो ज़्यादा स्किलफुल नहीं हो जाते, तो दिस इज़ रॉन्ग. एक्यूमुलेशन ऑफ इनटेंजिबल वेल्थ मतलब कि फ्रॉम संस्कार से लेकर एजुकेशन, एवरीथिंग इन बिटवीन, देयर एबिलिटी टू डू मोर वर्क, तो दैट्स इनटेंजिबल वेल्थ, तो दिस इज येस. सो दीज टू आर करेक्ट, दीज टू आर रॉन्ग. सो C इज द करेक्ट आंसर, 2 and 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो हमने अभी पढ़ा था, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज बिलो. ठीक है, तो 2017 का क्वेश्चन है, अंडर NSQF अ लर्नर कैन एक्वायर अ सर्टिफिकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसी ओनली थ्रू फॉर्मल लर्निंग. जस्ट हमने देखा कि ये गलत है, क्योंकि इट्स सेट फॉर्मल, इनफॉर्मल, सेमी फॉर्मल, तीनों ही तरीके से वो अपनी कॉम्पिटेंसी ले सकता है, तो फर्स्ट वन इज रॉन्ग. एन आउटकम एक्सपेक्टेड फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NSQF इज मोबिलिटी बिटवीन वोकेशनल एंड जनरल एजुकेशन. ठीक है, जैसा कि हमने अभी समझा कि वो चाहते हैं कि चाहे आपने जनरल एजुकेशन ली हो या वोकेशनल एजुकेशन ली हो, चाहे आपने डायरेक्टली स्किल सीखी हो या आपने उस स्किल में डिग्री ली हो,
ठीक है, दोनों के बीच में मोबिलिटी होनी चाहिए, मतलब बोथ ऑफ दीज पीपल शुड बी एबल टू गेट जॉब. सो दिस इज ट्रू. सो बी इज द करेक्ट आंसर. अब कुछ मेंस के क्वेश्चंस देख लेते हैं. कमेंट ऑन द चैलेंजेस फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ. इंक्लूसिव ग्रोथ करने के लिए जो चैलेंजेस आते हैं, जिसमें यूजलेस और केयरलेस मैन पावर इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, वर्ड टेकन फेसिंग चैलेंजेस, मतलब कि इंडिया में हमने अपनी जो ह्यूमन कैपिटल है, उसको मैन पावर है, उसको अच्छे से यूज़ नहीं किया है. इसके कारण इंडिया में इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो रही है. तो उसके ऊपर कमेंट्री लिखने के लिए बोला है. सेकेंड, वाइल वी फ्लॉन्ट इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड वी इग्नोर द ड्रॉपिंग रेट्स ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी. क्या बोल रहे हैं कि इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड तो बढ़ रहा है, मतलब जो पॉपुलेशन जो कमा सकती है वो तो बढ़ रही है, लेकिन हमारी एम्प्लॉयबिलिटी कम होती जा रही है, मतलब स्किल लेवल कम है. वी आर मिसिंग. व्हाट आर वी मिसिंग? क्या हम मिस कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास लोग ज़्यादा है लेकिन काम करने वाले लोग कम होते जा रहे हैं. व्हाट विल बी द जॉब्स इन इंडिया डेस्परेटली नीड टू कम फ्रॉम? एक्सप्लेन. तो क्या करना होगा? तो दिस इज़ वेयर योर गिग वर्क विल कम. दिस इज़ वेयर योर वोकेशनल आर्टिस्टिक वर्क विल कम. ओके, सो दिस इज बेसिकली सेइंग कि जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था NSQL के पहले की, NSQF के पहले की, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपके पास डिविडेंड हो, ये भी ज़रूरी है कि आपके पास स्किल्ड लेबर हो, तभी यू विल बी एबल टू यूज़ दैट. तो इंडिया में हमारे पास डिविडेंड तो हमारा बढ़ता जा रहा है, बहुत पॉपुलेशन है जो कमा सकती है, वर्क कर सकती है, लेकिन उनके पास इतनी स्किल ही नहीं है कि वो जो जॉब्स है मार्केट में उसको फुलफिल कर सके. और इसके लिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, एम्प्लॉयबिलिटी लोगों की कम होती जा रही है. मतलब आज देखो, पहले 10वीं क्लास पार करके भी बच्चे लोग कितना काम कर लेते. माई पेरेंट्स इज 10th पास, ही डिड वेरी वेल, ही रेज 3 kids. बट टेल मी, आज आई नो people who have done engineering but they're sitting at home because there is no job for them. तो ऐसा कैसे कि हायर एजुकेशन में फिर भी लेस वर्क है? दैट इज द उसकी क्या रीजनिंग है वो इस आंसर में लिखना है. सो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर. आई होप दिस क्लास वाज इंटरेस्टिंग फॉर यू. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक, कमेंट बिलो एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू फॉर लिसनिंग. बाय.